हे एवरीवन, वेलकम विद अ न्यू कॉन्सेप्ट। सो आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 करेंगे। अभी तक हमने 5 चैप्टर्स को एक डिटेल वे के अंदर डील कर लिया। आई होप आपको सबको समझ में आ गए होंगे। सो हमारा आज का चैप्टर वो है एनाटोमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अभी तक हम बात कर रहे थे मॉर्फोलॉजी की। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? किसी भी प्लांट की या एनिमल्स की आउटर अपीयरेंस होती है उसकी मॉर्फोलॉजी। लेकिन अगर मैं उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करूँ तो उसको हम बोल देते हैं एनाटोमी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आती है डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या होगी? एनाटोमी। देखो एनाटोमी कैसे होगी? अगर कोई भी प्लांट है उसकी मैं इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसको स्टडी करूँ किस तरीके से। जैसे कि मैं कोई भी प्लांट की लीव्स को या फिर स्टेम को कट करके उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखूंगी तो मेरे को उसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो उस स्ट्रक्चर को स्टडी करना एनाटोमी कहलाता है। और जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो हमें नेक्ड आई से दिखाई नहीं देगा, जबकि मॉर्फोलॉजी को हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन एनाटोमी को हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देखेंगे। और एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो मोनोकोट और डाइकोट्स जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर भी एनाटोमी में डिफरेंस होता है। और उसके अलावा जो इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या करता है? अडेप्टेशन शो करता है। जैसे कि आपको पता है कि अलग अलग इन्वायरमेंट कंडीशंस होती है। अलग अलग इन्वायरमेंट कंडीशंस के लिए अडेप्ट करने के लिए उनका स्ट्रक्चर भी अलग अलग होगा। तो इसीलिए जो एनाटोमी होती है वो भी प्लांट टू प्लांट, जैसे मोनोकोट टू डाइकोट, डिफर करेगी। और वो उनका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो उस इन्वायरमेंट में उस प्लांट को अडेप्ट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। मतलब वहाँ पर उसको ग्रोथ करवाने में हेल्पफुल रहेगा, ठीक। तो ये तो हो गया जस्ट एनाटॉमी की डेफिनेशन कि इंटरनल स्टडी, मतलब जो इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना वो क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है। फिर हम बात करते हैं टिश्यू की। टिश्यू क्या होता है कि ये हायरार्की तो आपको पता होना इसकी। सबसे पहले सेल्स होती है, फिर बहुत सारी सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू देन ऑर्गन, ऑर्गन देन ऑर्गन सिस्टम एंड देन कंप्लीट इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो मतलब जिन सेल का कॉमन ओरिजिन होगा और जिनका फंक्शन कॉमन होगा वो सेल मिलके क्या बना लेंगे? टिश्यू बना लेंगी, ठीक है। और प्लांट के अंदर मेनली दो टाइप के टिश्यू होते हैं। किसके बेसिस पे? कि वो टिश्यूज मतलब डिवाइड करने के कैपेबल है या नहीं है, उसके बेसिस पे दो तरह के टिश्यू होते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होता है परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो जहाँ पर भी मेरिस्टेमेटिक की बात आ जाएगी ना, आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि मेरिस्टेमेटिक आ जाएगा तो मतलब कि वो टिश्यू या फिर वो सेल बहुत, मतलब या फिर वो रीजन बहुत ही ज़्यादा डिवाइडिंग वाला है, ठीक है। एक्टिवली डिवाइडिंग रीजन है वो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, उसके बाद हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू की। तो प्लांट की देखो, अभी एक बात करते हैं कि कोई भी प्लांट है वो ये तो है नहीं कि पूरा प्लांट ही ग्रोथ शो कर रहा है। कुछ उसका स्पेसिफिक रीजन होगा जिस पे जो डिवीजन कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। उस रीजन को हम बोल देंगे मेरिस्टेम्स। मतलब कि कुछ एक ऐसा रेस्ट्रिक्टेड रीजन होगा जिसके पास जो सेल्स होंगी वो काफ़ी डिवाइड करेंगी, उसको हम बोल देंगे मेरिस्टेम्स। और जो ये रीजन होगा ये कहाँ पर होगा? मेनली एपिकल रीजन होगा। एपिकल क्या होती है? टिप रीजन। कि रूट और शूट के जो टिप रीजन होता है वो बहुत ही एक्टिवली डिवाइडिंग रीजन होगा और उस रीजन को हम बोल देंगे एपिकल मेरिस्टेम्स। अगर रूट के ऊपर जो टिप होती है उसको हम बोल देते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम्स, और शूट के ऊपर होगा उसको हम बोल देंगे शूट एपिकल मेरिस्टेम। जैसे अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं, इस डायग्राम की, तो जो ये रीजन है ये क्या है? रूट एपिकल मेरिस्टेम्स। मतलब इसके पास डिवाइडिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ये एक्टिवली डिवाइड करता रहेगा और जो रूट की जो ग्रोथ है उसको शो करेगा, मतलब रूट की ग्रोथ को इंक्रीज करता रहेगा। और रूट के सबसे एपिकल साइड में क्या होता है? रूट कैप होती है। फिर उसके बाद ये आता है रूट एपिकल मेरिस्टेम्स। और इस ये तो हो गया रूट का। इसी तरह सूट के अंदर होता है, लेकिन इसके अंदर एक डिफरेंस है। जैसे रूट के अंदर बताया ना, रूट के अंदर सिर्फ एक ही मतलब रीजन, जो रूट बिल्कुल एपिकल पोर्शन पे ही होगा। लेकिन शूट के में क्या होगा? बहुत सारे अलग अलग रीजन्स के ऊपर भी मेरिस्टेम्स हो सकती है, ठीक है। एपिकल पे, एपिकल पर भी हो सकती है और इंटरकैलरी भी हो सकती है। अभी इंटरकैलरी क्या होती है वो हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एपिकल्स की। देखो ये कोई भी प्लांट है, उसकी स्टेम है। अगर ये शूट एपिकल मेरिस्टेम्स है, ये क्या कर रहा है? या फिर ये क्या बना रहा है? लीव्स बना रहा है, या फिर कोई भी स्टेम की इलोंगेशन हो रही है। तो कुछ सेल तो वो लीव्स या फिर स्टेम की इलोंगेशन करवाएंगी, लेकिन कुछ सेल्स नीचे बच जाएंगी, ठीक है। वो सेल्स जो नीचे बची हुई या तो वो कोई स्टेम बना लेंगी या फिर फ्लावर की फॉर्मेशन कर देंगी। तो उन सेल्स को हम बोल देते हैं एक्सिलरी बड्स, ठीक है।
और ये जो बर्ड्स होती है ना, ये या तो फ्लावर की फॉर्मेशन करेंगी या फिर वो किसी नई ब्रांच की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, आइदर ब्रांच और ए फ्लावर। ये तो हो गया एक्सिलरी बर्ड। अब हम बात करते हैं इंटरकैलरी बर्ड्स, इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। एपिकल मेरिस्टेम की बात करें कि एपिकल कहाँ पर होगा, टिप पोर्शन पर होगा। इंटरकैलरी कहाँ पर होगा, बीच में होगा। जैसे कि अगर आप ग्रास की बात करो, आपने देखा होगा कि बहुत सारे एनिमल्स ग्रास की ग्रेजिंग करते हैं, ग्रास खाते हैं, ठीक है, तो वो एपिकल पोर्शन को कट कर देते हैं। मतलब एपिकल पोर्शन को, तो जैसे ये एक कोई भी ग्रास है, ठीक है, किसी भी एनिमल्स ने खाया है उसको, इतना पोर्शन इसका खा लिया, एपिकल रीजन तो खा लिया इसका। अभी मैंने क्या बोला था कि सिर्फ एपिकल के पास ही, अगर मैं रूट की बात करूँ तो सिर्फ एपिकल के पास ही उसके डिवाइडिंग कैपेसिटी होगी, लेकिन इस ग्रास को तो उस एनिमल ने खा लिया, एपिकल पोर्शन इसका खा लिया, लेकिन उसके बाद भी आपने देखा होगा कि जो बचा हुआ जो ग्रास होता है ये वापस वाले पार्ट को रिजर्नेट कर लेता है। क्यों? क्योंकि जो ये वाला जो पोर्शन है ये होता है इसका इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स, और इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स के पास क्या होगी, डिवाइडिंग कैपेसिटी होगी, जिससे क्या होगा, ये ऊपर वाला जो पोर्शन होगा इसको रिजर्नेट कर लेगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो जो एपिकल और जो इंटरकैलरी है ये दोनों मेरिस्टेम्स क्या बना लेंगे, प्राइमरी मेरिस्टेम्स बना लेंगे और प्राइमरी प्लांट बॉडी की फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, प्राइमरी प्लांट बॉडी के अंदर क्या चीज़ आ जाएंगी, मतलब कि कोई भी पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये सारी किसी अंदर आती है, प्राइमरी प्लांट बॉडी के अंदर आती है। ये तो होगी प्राइमरी प्लांट बॉडी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आ गई सेकेंडरी प्लांट बॉडी, सेकेंडरी मेरिस्टेम्स। देखो, सबसे पहले कोई भी प्लांट है वो डिवाइड कर रहा है, ठीक है, डिवाइड करके वो फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब नए नए टिश्यूज बना रहा है, सेल्स बना रहा है, ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम बाद वो क्या बना लेगा, कुछ वुडी एक्सिस की फॉर्मेशन करने लग जाएगा। जब ये वुडी एक्सिस की फॉर्मेशन हो जाएगी ना, इसको हम बोल देते हैं सेकेंडरी या फिर लेटरल मेरिस्टेम्स, ठीक है। और उसके अंदर जो लेटरल मेरिस्टेम्स है इसके अंदर कुछ तरीके के मतलब एग्जांपल्स है, कौन कौन से, एक होता है फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। ये इतने भारी भारी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस चैप्टर के एंड तक आपको ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं ना ये सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप जस्ट इतना याद रख लेना कि जो सेकेंडरी मेरिस्टेम या फिर लेटरल मेरिस्टेम्स क्या होती है और उसके अंदर कौन कौन सी, मतलब ये, और जो ये कैम्बियम्स, वेस्कुलर कैम्बियम्स और ये फेसिकुलर कैम्बियम्स है, ये सारे के सारे लेटरल या फिर सेकेंडरी मेरिस्टेम्स के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ये होते क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो प्राइमरी प्लांट बॉडी होती है उस टाइम पर कुछ स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं जिनकी फॉर्मेशन होती है, जैसे कि डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू। अभी मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा एक ओवरव्यू मिल जाएगा ना तो आपको समझने में आसानी होगी। कोई भी मैंने, जैसे मैं मान रही हूँ मैं स्टेम का एक मैंने ट्रांसफ़र सेक्शन कट कर लिया। अभी एक चीज़ और बता देती हूँ, कोई भी प्लांट है, जैसे ये प्लांट है, ये इसकी स्टेम है, ठीक है, ये प्लांट की स्टेम है, अगर मैं इसको इस तरीके से कट कर रही हूँ ना तो वो तो हो जाएगा इसका ट्रांसफ़र सेक्शंस। इस तरीके से मैं उस प्लांट को कट करके और माइक्रोस्कोप की हेल्प से मैं उसको देख रही हूँ तो वो हो जाएगा उसका ट्रांसफ़र सेक्शंस। अगर मैं इस तरीके से कट करूँगी उसको तो वो हो जाएगा उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो जर्नली हम जो प्लांट की बात करते हैं तो वहाँ पर हम ट्रांसफ़र सेक्शन ही लेते हैं। उसके अंदर क्या होता है, हमें सारे जो उसकी जितना भी जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसको हम इजीली स्टडी कर सकते हैं। तो देखो, जैसे क्या किया, ये मैंने प्लांट ले लिया, यहाँ पर मैंने इसको कट किया स्टेम को, ठीक है, और स्टेम को कट करके इतने वाले पोर्शन को मैंने कट किया और माइक्रोस्कोप की हेल्प से मैंने इसको देखा तो मेरे को क्या दिखाई देगा, जर्नली मैं बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर होता है ये जर्नल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कुछ मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको, जैसे मोनोकोट में कुछ अलग दिखेगा, डाइकोट में कुछ अलग दिखा, लीव्स में कुछ अलग दिखा, शूट में, रूट में, इन सब में कुछ अलग अलग आपको दिखेगा, लेकिन एक जर्नल बता रही हूँ कि इस तरीके से आपको दिखेगा। ये आउटर साइड में क्या होगा, एपिडर्मिस, ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, कॉर्टेक्स आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद एंडोडर्मिस और फिर वेस्कुलर बंडल्स। तो ये जो आउटर वाला जो पोर्शन है ना इसको हम बोल देते हैं डर्मल टिश्यू, बिल्कुल आउटर, जो बिल्कुल आपको पता है कि अगर कोई भी रीजन होगा आउटर साइड में होगा तो उसका मेन फंक्शन क्या होगा, प्रोटेक्शन का होगा। उसके बाद आता है ग्राउंड टिश्यू, जो ये कॉर्टेक्स और जो एंडोडर्मिस है ये किसके अंदर आ जाएंगे, ग्राउंड टिश्यू के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू क्या बिल्कुल
सेंटर के अंदर जो प्रेजेंट होंगे ना वो होंगे वेस्कुलर, सेंट्रली वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। वेस्कुलर टिश्यूज के अंदर क्या आएंगे, फ्लोएम और जाइलम आएंगे। फ्लोएम और जाइलम क्या होते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये एक जर्नल था जिससे आपको ये समझने में आसानी होगी कि किस तरीके से जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो होता है। ठीक है, सो ये हमने कर लिया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब हम करेंगे परमानेंट टिश्यू। ठीक है, देखो मेरिस्टेमेटिक की बात करें तो मैंने बोला था कि मेरिस्टेमेटिक के पास डिवाइडिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप परमानेंट की बात करोगे तो इसके पास डिवाइडिंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, जैसे कि कोई भी एक प्लांट है वो डिवाइड कर रहा है, बहुत सारी सेल्स ऐसी बन रही है, टिश्यूज़ बन रहे हैं, लेकिन कुछ एक ऐसी स्टेज आएगी जिस टाइम पर जो स्पेसिफिक जो सेल्स बनेंगी वो अपने आप को एक स्पेसिफाइड करने की, ठीक है, स्पेसिफाइड कर लेंगी कि मेरे को तो ये वाली सेल्स, ये पेरेन्काइमा है, ये कोलनकाइमा, ये स्क्लेरेन्काइमा है, या फिर ये जो सेल है ये डर्मल टिश्यू बनाएंगी, ये सेल है कुछ ग्राउंड टिश्यू बनाएंगी, ये सेल्स ये वेस्कुलर टिश्यू बनाएंगी। अपने आप को अपना जो फंक्शन होता है उस फंक्शन को स्पेसिफाइड कर लेंगी और अपनी जो डिवाइडिंग कैपेसिटी है उसको लूज कर देंगी। उसको हम बोल देते हैं परमानेंट सेल्स। और बहुत सारी परमानेंट सेल्स मिलके क्या बना लेंगी, परमानेंट टिश्यू। तो दो तरह के परमानेंट टिश्यूज होते हैं, एक होता है सिंपल, एक होता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल की बात करें तो इसके अंदर सिर्फ एक टाइप की सेल्स होंगी। ठीक है, इसके अंदर कुछ अलग अलग प्लांट्स के अंदर अलग अलग सिंपल टिश्यूज होते हैं, सेल्स एक तरह की होंगी। कैसे, जैसे कि पेरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये सारी अलग अलग तरह की सिंपल टिश्यूज के अंदर आएंगी। सो अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, कि इनकी क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पेरेन्काइमा की। जितने भी अगर प्लांट के अंदर आप देखोगे जितनी भी सेल्स होती हैं उसमें जो मेजरली जो सेल्स होगी वो होगी पेरेन्काइमा। ठीक है, किसी भी ऑर्गन के अंदर इसके अंदर जो सेल्स होंगी वो कैसी होंगी, जनरली आइसोडायमेट्रिक होंगी। आइसोडायमेट्रिक मतलब कि जो सेल्स का जो डायमीटर होगा वो सबका ऑलमोस्ट सेम ही होगा। स्फेरिकल शेप की भी सेल्स हो सकती है, ओवल भी हो सकती है, राउंड भी हो सकती है, पॉलीगोनल या फिर इलोंगेटेड शेप की भी हो सकती है, मतलब इन तरह इनमें किसी भी तरह की सेल्स हो सकती है। ठीक है, इनकी जो वॉल होती है, बिल्कुल देखो ये आउटर जो वॉल है इनकी ये थिन होती है और किसकी बनी होगी, सेलुलोज की बनी होगी। इनके पास ये सेल्स होती है काफ़ी कॉम्पैक्टली अरेंज होती है। ठीक है, और जो इंट्रासेलुलर आपको स्पेस दिख रहा है, देखो ये जो दिखा रखा है ना इंट्रासेलुलर स्पेस, ये या तो है ही नहीं या फिर बहुत ही कम है। और इसका जो मेन फंक्शन होता है पेरेन्काइमा का वो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करना, स्टोरेज या सिक्रेशन करना। मेन इसका फंक्शन हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। तो ये हो गया क्या, पेरेन्काइमा। नेक्स्ट हम करेंगे कोलनकाइमा। ये कहाँ पर होगी, होगी कोलनकाइमा कहाँ पे प्रेजेंट होगी, ये मिलेगी आपको एपिडर्मिस के नीचे। ठीक है, एपिडर्मिस के नीचे आपको कोलनकाइमा मिलेगी। ये होमोजीनियस लेयर में भी हो सकती है और पैचेस में भी हो सकती है। ठीक है, होमोजीनियस लेयर मतलब कि इस तरीके की भी सेल्स हो सकती हैं जैसे इस तरीके की, या फिर कुछ पैचेस में जैसे इस तरीके से भी मिल सकती है आपको। ठीक है, इसके बाद याद रखा है कि इसकी जो सेल्स होती है वो थिक होती है। जैसे कि आप ये डायग्राम में देखो कि ये सेल है, एक आपको एक सेल दिख रही है, इसकी जो वॉल्स होती है कितनी थिक होती है, इसकी जो कॉर्नर्स है वो काफ़ी थिक है, अंदर जो देखा वो प्रोटोप्लाज्म है, अंदर वैक्यूल्स है, और ये बाहर में क्या है, सेल वॉल है। ठीक है, किसकी वजह से थिक होती है, ये सेलुलोज की वजह से, हेमी सेलुलोज की वजह से, या फिर पैक्टिन की वजह से। इनकी वजह से जो इनकी सेल वॉल होती है वो थिक होती है। इनकी शेप किस तरह की तरीके की होगी, ओवल भी हो सकती है, स्फेरिकल, पॉलीगोनल्स, और इनके पास क्लोरोप्लास्ट होगा। अगर इनके पास क्लोरोप्लास्ट है तो ऑब्वियसली कि ये फूड की फॉर्मेशन करेंगी। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना आप कि कोलनकाइमा की स्पेलिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, सी से स्टार्ट हो रही है, और क्लोरोप्लास्ट भी कहाँ से हो रहा है, सी से। तो सी मतलब कोलनकाइमा के पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। और इनके पास इंटरसेलुलर जो स्पेस है वो बिल्कुल कम है। आपको दिख रहा होगा कि बिल्कुल ये जो सेल्स होते हैं ना बिल्कुल कॉम्पैक्टली एक दूसरे के साथ अरेंज्ड है, इनके पास स्पेस है ही नहीं। और इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या होगा, मतलब मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना किसी भी प्लांट को, किसी भी यंग स्टेम्स को, लीव्स को, पेटियोल्स को, मतलब इनको एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करवाना। ठीक है, तो ये काम किसका हो जाएगा, कोलनकाइमेटिक सेल्स का। ये हमने दो सेल्स कर ली। हमारी जो नेक्स्ट सेल है वो क्या है, स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा में जहाँ भी आएगी वो किस तरीके की सेल्स होंगी, वो या तो या मतलब जर्नली क्या होंगी,
डेड होंगी और उनके पास प्रोटोप्लास्ट नहीं प्रेजेंट होगा। जो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होगी वो किस तरीके की होंगी, लॉन्ग्स होंगी, नैरो सेल्स होंगी, थिक और लिग्निफाइड उनकी सेल वॉल होगी, और उनके अंदर कुछ पिट प्रेजेंट हो सकते हैं। पिट इन द सेंस, देखो ये आपको डायग्राम दिख रहा है ना, इसके अंदर ये बीच में स्पेस है, इनको हम बोल देते हैं पिट। ये फाइब्रस भी हो सकती है और स्क्लेरिड भी हो सकती है। ये जो ऊपर वाली सेल्स ये क्या है, फाइबर है, ये नीचे वाली है, ये स्क्लेरिड भी है, स्क्लेरिड है, ठीक है। जो फाइबर होगी वो कैसी होगी, थिक वॉल्ड होगी, इलोंगेटेड और पॉइंटेड सेल्स होगी। आपको दिख रहा है डायग्राम में ही पॉइंटेड है, दोनों तरफ से पॉइंटेड एंड है इनका। और ये कहाँ पर, मतलब प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स में प्रेजेंट होगी। जो स्क्लेरिड्स होते हैं वो ओवल शेप की होगी, स्फेरिकल या फिर ओवल शेप की होगी, और उनमें क्या होगी, बहुत ज़्यादा मतलब थिकन्ड सेल्स होंगी, डेड सेल्स होंगी, और जो कैविटी होती है वो बहुत ही कम होगी। देखो इसमें बिल्कुल छोटी सी आपको कैविटी दिख रही है, बिल्कुल नैरो ल्यूमन आपको दिख रहा है, सेंट्रल कैविटी। ये कहाँ पे मिलेगी जनरली आपको, जो नट्स की जो फ्रूट वॉल होती है ना, नट्स की फ्रूट वॉल, उनके अंदर मिलेगी आपको। गवावा या पियर्स, पेटो, इनके फ्रूट्स के प्लम के अंदर भी आपको मिल सकती हैं। जो लेग्यूम्स जैसे दाल्स होती हैं, काफ़ी सीरियल्स होती हैं, उनकी जो सीड कोट होती है उसके अंदर भी स्क्लेरेनकाइमा आपको मिलेगी। या फिर टी लीव्स होती है उनके अंदर भी। इसका भी मेन फंक्शन होता है कि उस पर्टिकुलर उस पार्ट को उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, किसका काम होता है, स्क्लेरेनकाइमा का काम होता है। तो ये तो क्या हो गया, सिंपल टिश्यू। सिंपल के अंदर तीन चीजें थे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा का क्या काम है, मेनली सिक्रेशन का, स्टोरेज का और फोटोसिंथेसिस का। कोलेनकाइमा का क्या काम है, उसके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। और स्पेस को आप याद रख लेना कि पैरेन्काइमा के पास बिल्कुल थोड़ा सा स्पेस होता है, कोलेनकाइमा के पास बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है, और स्क्लेरेनकाइमा तो डेड होती है, उनके पास कोई प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये हो जाएगा सिंपल टिश्यू। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स टिश्यू की। कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है वो किससे बना होगा, सिंपल टिश्यू तो सिर्फ एक तरह के सेल से मिलके बना होगा। जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है वो बहुत सारी एक या फिर बहुत सारी सेल से मिलके बना होगा, ठीक है। और ये बहुत सारी सेल्स एक यूनिट की फॉर्म में हो जाएंगी और इकट्ठा काम करेंगी। इसके अंदर दो तरीके आएंगे, एक आएगा जाइलम, एक आएगा फ्लोएम। अभी मैं बात करें ना, आपको जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं वो कौन होते हैं, जाइलम और फ्लोएम्स होते हैं। अभी हम उनके फंक्शन को बारे में देखेंगे, उनको डिटेल वे के अंदर डील करेंगे कि किस जाइलम्स के अंदर क्या क्या आपको मिलेगा, फ्लोएम के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे जाइलम की। जाइलम का मेन फंक्शन होता है वाटर का कंडक्शन और मिनरल्स का। मतलब कि पूरे प्लांट के अंदर जो वाटर का जो कंडक्शन होगा, वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होगा, मतलब कि कोई भी प्लांट है वो वाटर कहाँ से लेगा, सोयल से लेगा, फिर सोयल से लेगा तो वो रूट के थ्रू लेगा ना, फिर रूट से वाटर का ट्रांसपोर्ट लीव्स तक होगा, किसके थ्रू, फ्लोएम, जाइलम के थ्रू, ठीक है। तो वाटर का जितना भी ट्रांसपोर्ट होगा प्लांट के अंदर वो किसके थ्रू होगा, जाइलम के थ्रू होगा। और जो जाइलम होता है वो 4 तरह के एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है। कौन कौन से, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। जो जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा होते हैं ये आपको फ्लोएम के अंदर भी सेम मिलेंगे। वहाँ पर क्या मिलेगा, वहाँ पर फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा हो जाएगा। यहाँ पर आपको दो चीज़ मिलनी है, ट्रैकिड्स और वेसल्स। जो जिम्नोस्पर्म्स की बात करूँ, आपने कौन सा चैप्टर था, आई थिंक सेकंड चैप्टर था, उसके अंदर हमने एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स के बारे में बात किया था ना। तो जो जिम्नोस्पर्म्स जितने भी होंगे उनके पास वेसल्स नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है, वेसल्स नहीं मिलेंगी। अब हम बात करेंगे इनको एक एक करके, ठीक है, कि ट्रैकिड्स के पास क्या फंक्शन होते हैं, वेसल्स के पास क्या होते हैं, पैरेन्काइमा और फाइबर्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रैकिड्स की। ट्रैकिड्स क्या होंगे, इलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल्स होंगे। ये डायग्राम जो दे रखा है ना, ये ट्रैकिड्स का दे रखा है। यहाँ पर क्या इलोंगेटेड ट्यूब से ही बिल्कुल भी पॉइंटेड इनका एंड है, ठीक है, टेपरिंग एंड है, पॉइंटेड एंड है इनका। ये डेड होती है, उनके पास प्रोटोप्लाज्म नहीं प्रेजेंट होता। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जितने भी, मतलब जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके अंदर ट्रैकिड और वेसल्स क्या करवाएंगी, मेन वाटर का ट्रांसपोर्ट उन्हीं की वजह से होगा। इतना तो आपको पता ही है कि जाइलम का मेन काम होता है कि वाटर का ट्रांसपोर्ट करवाना। तो जाइलम के अंदर भी कुछ इस तरीके जो दो एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, ट्रैकिड्स और वेसल्स, जो मेन काम करवाते हैं वाटर की कंडक्शंस में, ठीक है। नेक्स्ट आएगा वेसल्स। वेसल्स ये वेसल लाइक होंगे, ठीक है, जो कि लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब्स होंगी।
और उनके अंदर वेसल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी और लिग्निफाइड वॉल्स होंगे। जो सेंट्रल कैविटी होती है ये वाली, ये बहुत ज़्यादा होगी। जो वेसल्स होती है उनके पास भी कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं प्रेजेंट होता। और जो वेसल मेम्ब्रेन्स होती है वो एक दूसरे के साथ किससे कनेक्टेड होगी, इनसे, ठीक है। जैसे इस तरीके से अब दूसरी वेसल्स आ जाएगी, इस तरीके से फिर तीसरी वेसल्स आ जाएगी, इस तरीके से कनेक्टेड होती है एक दूसरे के साथ। अभी और जो वेसल्स होते हैं वो किस में प्रेजेंट होंगे, मेनली एंजियोस्पर्म्स के अंदर। अभी एक चीज़ याद रखना, जैसे एंजियो ए को हम ऐसे लिखते हैं, वी को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ए का उल्टा क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो इस तरीके से याद रख लेना कि जो एंजियोस्पर्म के पास क्या होंगी, वेसल्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि जिम्नोस्पर्म के पास क्या होंगी, वेसल्स एब्सेंट होंगी, लेकिन एंजियोस्पर्म के पास क्या होंगी, वेसल्स प्रेजेंट होंगी। नेक्स्ट हमारा आएगा जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम फाइबर्स क्या होते हैं, थिक लिग्निफाइड वॉल होगी इनकी। डायग्राम की हेल्प से आप देखते चलना, क्योंकि डायग्राम की हेल्प से अगर आप देखोगे तो आपको समझने में भी आसानी होगी और याद रखने में भी, मतलब इजीली आप उनको याद भी रख पाओगे। ये सेपरेट भी हो सकती है और ए सेपरेट भी हो सकती है। जो जाइलम पैरेन्काइमा होते हैं वो किस तरीके के होंगी, वो होंगे लिविंग और थिक वॉल्ड होगी। उनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होगी। जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है इसका मेन जो काम क्या होता है कि फूड की स्टोरेज करना, जैसे स्टार्च, फैट या फिर कुछ दूसरे टेनिन्स लाइक सब्सटेंस होते हैं, उनकी स्टोरेज का मेन काम क्या होता है, जाइलम पैरेन्काइमा का। जो वाटर का जो रेडियल कंडक्शन होता है वो भी किसके थ्रू होगा, पैरेन्काइमेटस सेल्स के थ्रू होगा। तो ये तो हो गए, ये चारों एलिमेंट्स हो गए। कौन कौन से, टेकिड्स हो गया, वेसल्स हो गया, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा। ये के चारों किसके अंदर आते हैं, जाइलम्स के अंदर आते हैं, और ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर, जाइलम के अंदर भी कुछ दो तरह के जाइलम्स होंगे भी, ठीक है। इसके अंदर जो प्राइमरी जाइलम है वो दो तरह का होता है, एक होता है प्रोटोजाइलम, एक होता है मेटाजाइलम, ठीक है। अभी प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम क्या होता है कि कोई भी मैं आपको एक बताती हूँ डायग्राम की हेल्प से। जैसे ये एक जाइलम है, ठीक है, ये डिवाइड करेगा और क्या बना लेगा, एक तरफ तो प्रोटोजाइलम बना लेगा, एक तरफ क्या बना लेगा, मेटाजाइलम बना लेगा। अभी ये देखना है कि अभी ये नहीं बोल रही मैं कि प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होगा, मेटाजाइलम अंदर की तरफ, हर केस में ऐसा नहीं होगा, हर केस में ऐसा नहीं होगा। स्टेम के अंदर कुछ अलग कंडीशंस हो सकती हैं, रूट के अंदर कुछ अलग कंडीशंस हो सकती है, और उनके बेसिस पे जो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की जो पोजीशन है वो भी डिफर करेगी, ठीक है। तो देखो दो तरीके के बता दें कि प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की फॉर्मेशन हो जाएगी प्राइमरी जाइलम की हेल्प से। अभी हम बात करेंगे स्टेम की। तो स्टेम के अंदर जो प्रोटोजाइलम होता है वो कहाँ पर होगा, सेंटर की साइड होगा, ठीक है। सेंटर को हम पिथ भी बोलते हैं, जो ये सेंट्रल रीजन होता है ना, इसको हम बोल देते हैं पिथ। और उसके बाद क्या होते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कोर्टेक्स आएगा, उसके बाद देन एपिडर्मिस आएगा। सो स्टेम के अंदर प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ प्रेजेंट होगा और जो मेटाजाइलम है वो बाहर पेरिफेरी की तरफ प्रेजेंट होगा। इस टाइप की जो कंडीशंस होगी उसको हम बोल देंगे एंडार्क। एक होती है एक्सार्क, एक होती है एंडार्क। तो ये एंडार्क जो कंडीशंस होती है इसके अंदर प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ प्रेजेंट होगा और मेटाजाइलम बाहर की तरफ प्रेजेंट होगा। एक चीज़ याद रख लेना कि जैसे आपको पता है कि नहीं, एक बार फिर मैं रूट का बता देती हूँ, उसके बाद आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आप इसको याद रख पाएंगे कि स्टेम के अंदर एंडार्क होती है और रूट के अंदर एक्सार्क होती है। रूट के अंदर इसके अपोजिट है, रूट के अंदर क्या होगा, जो प्रोटोजाइलम है वो बाहर की तरफ प्रेजेंट होगा और जो मेटाजाइलम है वो सेंटर की तरफ प्रेजेंट होगा। इस कंडीशन को हम बोल देंगे एक्सार्क, ठीक है। इसके अंदर ये देखो मेटाजाइलम अंदर की तरफ प्रेजेंट है, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ प्रेजेंट है। अब ये देखो एक चीज़ देखो, रूट कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ट्रिक बता रही हूँ मैं कि किस तरीके से आपको याद रखनी है। रूट कहाँ प्रेजेंट होती है, सोइल के अंदर प्रेजेंट होती है। तो कैसी, एंड डार्क, मतलब अंदर क्या होगी, तो अंदर है तो उसको बोल देंगे एंड डार्क, एंड डार्क होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम उसको अपोजिट कर देंगे, रूट को तो हम कर देंगे एक्सार्क और स्टेम को कर देंगे एंड डार्क। आप एक जर्नल याद रखना कि रूट कहाँ पर प्रेजेंट होती है, अंदर प्रेजेंट होती है, अंदर है तो मतलब एंड डार्क। तो इसका हमें अपोजिट याद रखना है कि रूट के अंदर तो एक्सार्क होनी है और स्टेम के अंदर कैसी होनी, एंड डार्क कंडीशंस होनी है, ठीक है। और एंड डार्क कंडीशंस के अंदर क्या
एंड कंडीशंस के अंदर क्या होगा, जो प्रोटोजाइलम है वो अंदर की तरफ प्रेजेंट होगा और मेटाजाइलम बाहर की तरफ प्रेजेंट। एक याद रख लेना, दूसरा आपको उसका अपोजिट करना है, ठीक है, वो अपने आप याद हो जाएगा। एक आपको याद रखना है। सो इसी के साथ हमने जाइलम भी कंप्लीट कर लिया। अब हम करेंगे फ्लोएम के बारे में। जाइलम का मेन काम क्या होता है, वाटर का कंडक्शन करना। पूरे प्लांट के अंदर वाटर का कंडक्शन कौन करेगा, जाइलम करेगा। अब हम बात करते हैं फ्लोएम की। वाटर का तो कंडक्शन हो गया, वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन का काम तो हो गया। अब हम बात करेंगे फूड मटेरियल की, कि जो लीव्स जो फूड बनाती है वो रूट तक कैसे जाएगा, वो जाएगा फ्लोएम की हेल्प से। कि लीव्स कोई भी लीव्स जैसे वो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बनाएंगी और उस फूड का ट्रांसपोर्ट रूट तक कौन करवाएगा, फ्लोएम करवाएगा। ठीक है, जो फ्लोएम होते हैं, जैसे जाइलम किस किस से बनाता है, ट्रैकिड वेसल्स, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा। उसी तरीके से जो फ्लोएम है वो उसके पास भी अलग अलग एलिमेंट्स होंगे। कौन कौन से, जैसे कि शिव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। आपको ये याद रखना है कि शिव ट्यूब एलिमेंट्स और कंपेनियन सेल्स, इन दो को याद रखना है, बाकी तो सेम ही है। ठीक है, फाइबर्स और पैरेन्काइमा, उसके आगे आपको फ्लोएम है तो फ्लोएम लगा देना, जाइलम है तो जाइलम लगा देना। ठीक है, जिम्नोस्पर्म इसके अंदर ही देखो क्या, ये आपको याद रखनी है, जैसे कि जाइलम वाली कंडीशंस के अंदर एंजियोस्पर्म के पास वेसल्स प्रेजेंट थे, उसी तरीके से इसके अंदर क्या होगा, फ्लोएम के अंदर जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उसके पास एल्ब्यूमिनियस और शिव सेल्स प्रेजेंट होती है। इसके पास शिव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती है। ठीक है, वहाँ पर जिम्नोस्पर्म के पास वेसल्स प्रेजेंट नहीं थी, यहाँ पर जिम्नोस्पर्म के पास शिव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती है। ठीक है, सब तो अभी हम इनको एक एक करके डील कर लेते हैं कि किस तरीके से कौन सी सेल्स होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शिव ट्यूब एलिमेंट्स की, जो इस डायग्राम के हेल्प से आप देखते चलना। देखो कहाँ पर है इसमें, देखो ये वाला है पोर्शन, शिव ट्यूब एलिमेंट्स, ये वाला है जो बीच का आपको दिख रहा है ना थोड़ा सा ब्लूइश कलर का, ये है शिव ट्यूब एलिमेंट्स। ये क्या होती है, लॉन्ग होती है, ट्यूब लाइक होती है, ऑब्वियसली लॉन्गिट्यूडली प्रेजेंट होंगी ये। ठीक है, और ये किसके साथ एसोसिएशन करती है, कंपेनियन सेल्स के साथ। जैसे कि ये पिंक वाली जो है ये है कंपेनियन सेल्स, इसके साइड में क्या है, ये शिव ट्यूब एलिमेंट्स। तो इसके साथ जो ये शिव या ये जो ये वाला पोर्शन है ना, इसमें आपको एसोसिएशन दिखेगा कि जो शिव ट्यूब एलिमेंट्स होती हैं ये कंपेनियन सेल्स के साथ एसोसिएट करती है इस तरीके से। ठीक है, और जो शिव ट्यूब जो सेल्स होती हैं इनका मेन काम क्या होता है कि जो ये कंपेनियन सेल्स होती हैं इनके न्यूक्लियस को कंट्रोल में करना। ठीक है, जैसे कि एक और डायग्राम में आपको बना के दिखा रही हूँ, ये है शिव ट्यूब एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगी, ये साइड में क्या है, कंपेनियन सेल्स होती हैं, ये एक दूसरे के साथ एसोसिएट करती है इस तरीके से। ठीक है, तो जो शिव ट्यूब एलिमेंट्स होती हैं ये क्या करेंगी, ये कंपेनियन सेल्स के न्यूक्लियस के ऊपर कंट्रोल करेंगी, और जो कंपेनियन सेल्स होती हैं वो क्या करवाएंगी, वो शिव ट्यूब एलिमेंट्स के जो प्रेशर ग्रेडियंट्स होता है उसको मेंटेन करने में हेल्प करेंगी। ठीक है, ये सारा जो सिस्टम होता है ना ये आपको ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर के अंदर अच्छे से समझ में आएगा। ये यहाँ पर जस्ट एलिमेंट्स बता रखे कि इसका थोड़ा सा मेन फंक्शन यही है। ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में समझ में आएगा कि किस, जैसे ये कंपेनियन सेल्स है इसके साइड में आपको ये वाला मिलेगा कि यहाँ पर क्या होंगी, सोर्स सेल्स होंगी, मतलब कि जो लीव्स होंगी वो फूड की फॉर्मेशन करेंगी, और सोर्स सेल्स जो लीव्स होती है ना यहाँ पर मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा फूड्स होगा। फूड किस में आएगा, सबसे पहले कंपेनियन सेल्स के अंदर आएगा, उसके बाद जो ये शिव ट्यूब एलिमेंट्स है इसमें जाएगा, फिर शिव ट्यूब एलिमेंट से ऐसे पूरे प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगा, फिर वापस से किस में जाएगा, इसी तरह से वापस से फिर वो कंपेनियन सेल्स के अंदर वापस आएगा। फिर आगे क्या होगा, कुछ सिंक सेल्स प्रेजेंट होंगी जहाँ पर उसको मेन ट्रांसपोर्ट करना है उस फूड का। तो ये पूरी चीज़ें ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में आपको अच्छे से समझ में आएंगी। यहाँ पर जस्ट इतना याद रखना कि जो शिव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं और कंपेनियन सेल्स होती है ये एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होती है और मेन जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है उसके अंदर हेल्प करवाती है। तो ये तो हो गया शिव ट्यूब एलिमेंट्स और कंपेनियन सेल्स। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं उनको हम ब्लास्ट फाइबर्स भी बोल देते हैं। जो फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं वो किससे बनी होंगी, सेलुलोज से, और उनके पास क्या होगी, पिट होगी। ठीक है, जिसके पास क्या वो कनेक्शन प्रोवाइड कराएंगे, मतलब कि
कोई एक सेल है, जैसे कि अगर आप प्लांट के अंदर मैं कनेक्शन की बात करूं तो क्या होगा, जैसे ये एक सेल है, ठीक है, इसके पास क्या होगा, पिट होगा, और उसके अंदर क्या होगा, कुछ प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस होगा, जिससे क्या होगा, दूसरी सेल इसके साथ कनेक्ट कर जाएगी इस तरीके से। और इसके में जो साइटोप्लाज्मिक जो मैटर होता है वो भी एक दूसरे सेल्स के साथ एक्सचेंज होगा, ठीक है। और जो फ्लोएम पैरेन्काइम होता है, इसका मेन काम क्या होता है, फूड मटेरियल को स्टोर करना। उसके अंदर भी मेन काम, जाइलम के अंदर भी मेन काम यही था ना। और जैसे कि दूसरे सब्सटेंस जैसे कि रेजिन्स, लेटेक्स, म्यूसिलेज। और ये याद रखना कि जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होते हैं ये मोनोकोटिलिडोन्स होते हैं, उनके पास एब्सेंट होगी, उनमें नहीं होगी। फिर हम बात करते हैं फ्लोएम फाइबर्स की। उसके अंदर आते हैं ब्लास्ट फाइबर्स। ये किससे बना होगा, स्क्लेरेंकाइमेटस सेल से। अब इस स्क्लेरेंकाइमेटस सेल से बना है तो ऑब्वियसली ये किस तरीके का होगा, डेड होगा। इसके पास कोई भी प्रोटोप्लाज्म नहीं प्रेजेंट होगा। ये कहाँ पे किस में होता है, जूट, फ्लैक्स, हिम्स, ये सारे कमर्शियली यूज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, कमर्शियली हम इनको यूज़ करते हैं। तो ये चारों पार्ट्स हो गए किसके, फ्लोएम्स के। कौन कौन से, शिव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। उसके बाद जैसे उसमें बता रखा था ना कि मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम था, इसके अंदर भी वही बता रखा है कि जो पहले जो मतलब जो पहला जो कि जो पहला जो प्राइमरी फ्लोएम बनेगा उसके पास नैरो शिव ट्यूब्स होंगी, उसको हम बोल देंगे प्रोटोफ्लोएम। और जो बाद में जो बनेगा उसके पास थोड़ी सी बिगर जो शिव ट्यूब्स होती है उसको हम बोल देंगे मेटाफ्लोएम, ठीक है। तो ये एक मतलब प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम की डेफिनेशन पूछ ले तो ये तो कि प्रोटोफ्लोएम पहले बनेगा, मेटाफ्लोएम बाद में बनेगा। तो इसी के साथ हमने क्या कर लिया, कॉम्प्लेक्स टिश्यू कर लिया, ठीक है। टिश्यू देखो अभी एक थोड़ी सी मैं वो करवा रही हूँ आपको, रिवाइज करवा रही हूँ कि क्या कि हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि एनाटॉमिक डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि टिश्यू, दो तरह के टिश्यू होते हैं, एक तो मेरिस्टेमेटिक, एक होता है परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक जो एपिकल, उसके अंदर भी इंटरकैलरी मेरिस्टेमिक होती है और एपिकल मेरिस्टेम होती है। उसके बाद हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट टिश्यू के अंदर क्या आएंगे, सिंपल टिश्यू आएंगे और कॉम्प्लेक्स टिश्यू आएंगे। सिंपल टिश्यू के अंदर हमने क्या पढ़ा, पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। उसके बाद आएंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हमने क्या पढ़ा, जाइलम के बारे में पढ़ा, फ्लोएम के बारे में पढ़ा, ठीक है। और जाइलम का मेन काम क्या होता है, वाटर का कंडक्शन करवाना। फ्लोएम का मेन काम क्या होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करवाना, ठीक है। तो उनके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, किस तरीके से उसकी जो स्टेम के अंदर, रूट के अंदर वो क्या क्या कंडीशंस होती है वो सब कर लिया हमने। तो ये जो इस चैप्टर का हमने एक पोर्शन कंप्लीट कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है इस चैप्टर का वो शुरू करेंगे। इसके अंदर आएगा पहले, वो तो हम पढ़ रहे थे टिश्यू, ठीक है। अब हम करेंगे टिश्यू सिस्टम, ठीक है। मतलब बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे, टिश्यू सिस्टम बना लेंगे। जैसे कि उसके अंदर 3 तरह के टिश्यू सिस्टम होते हैं। हमारी जो प्लांट की अगर मैं इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करूँ तो उसके अंदर टिश्यू की बात करूँ मैं तो 3 तरीके के टिश्यू सिस्टम होते हैं। एक होता है एपिडर्मल, एक होता है ग्राउंड, एक होता है वेस्कुलर। बता दिया था पहले ही मैंने, एपिडर्मल बिल्कुल आउटर साइड वाला, उसके नीचे क्या आएगा, ग्राउंड या फिर फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम आएगा। देन वेस्कुलर आएगा। वेस्कुलर का मेन काम क्या होता है, कंडक्शन का, कि फूड और जो वाटर होता है उसका कंडक्शन करवाना, तो वेस्कुलर टिश्यू आएगा। एक एक करके इन तीनों को डील करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की। सो जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है वो क्या होता है, वो होता है आउटर कवरिंग, ठीक है। किसी मतलब पूरे प्लांट की जो आउटर कवरिंग होगी उसको हम बोल देंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। इसके पास क्या क्या चीज़ें मिलेगी, इसके पास एपिडर्मल सेल्स मिलेंगी, स्टोमेटा मिलेगा। स्टोमेटा क्या होता है, एक पोर होता है जो कि क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज के अंदर हेल्प करता है, मतलब गैसियस एक्सचेंज ट्रांसपिरेशन के अंदर हेल्प करता है। इसके पास कुछ एपिडर्मल अपेंडेजेस मिलेंगी जैसे कि ट्राइकोम्स या फिर हेयर्स हो सकते हैं, ठीक है। और एपिडर्मिस होते हैं वो सिंगल लेयर होते हैं यूजुअली, मतलब मोस्टली जो सिंगल लेयर होगी। और इसके पास पैरेन्काइमेटस सेल्स होंगे जिसके पास साइटोप्लाज्म काफ़ी कम होगा और जो वैक्यूल्स होता है वो बहुत ज़्यादा होगा। उसके बाद हम देखते हैं जो एपिडर्मिस होती है उसके आउटर साइड में एक वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। और उस वैक्सी लेयर को हम क्या बोल देते हैं, क्यूटिकल बोल देते हैं। ये वाटर के लॉस को प्रिवेंट करती है, मतलब वाटर का लॉस नहीं होने देती ज़्यादा, ठीक है।
और जो रूट के अंदर जो ये क्यूटिकल है वो एब्सेंट होगी, क्योंकि वाटर, आपको पता है कि मेन जो वाटर का अब्जॉर्प्शन है वो रूट करेगी। अगर रूट के पास क्यूटिकल हो गया तो वाटर का जो एक्सचेंज है वो हो नहीं पाएगा, तो इसीलिए रूट के अंदर जो क्यूटिकल है वो एब्सेंट होगी। स्टोमेटा क्या होता है, एक तरीके का स्ट्रक्चर होता है, एक तरीके का पोर होता है ये, ठीक है, जो कि किस में हेल्प करता है, ट्रांसपिरेशन या फिर गैसियस एक्सचेंज के अंदर हेल्प करता है। तो स्टोमेटा होता है वो मेनली कहाँ पे प्रेजेंट होगा, आपको जो लीव्स होती है एपिडर्मिस की, जो लीव्स की जो एपिडर्मिस होगी वहाँ पर आपको स्टोमेटा दिखाई देगा मोस्टली, ठीक है। जो स्टोमेटा होता है वो दो तरीके की सेल से मिलकर बना होगा। किस कौन कौन सी सेल्स, एक होती है गार्ड सेल्स, एक होती है सब्सिडरी सेल्स, ठीक है। किस तरीके से, एक बार मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। देखो इस डायग्राम में आपको दिखेगा कि जो ये वाला जो पोर्शन, ये क्या है, स्टोमेटापोर, इसके सराउंडिंग में है वो क्या है, गार्ड सेल्स होती हैं। जो गार्ड सेल्स होती है उसके पास क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, और गार्ड सेल्स के अंदर कुछ रिएक्शंस होंगी जो कि इस स्टोमेटापोर को ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर हेल्प करेंगी, ठीक है। उसके बाद कुछ एपिडर्मस जो बिल्कुल जो गार्ड सेल्स होंगी उसकी सराउंडिंग बिल्कुल पास में ही कुछ सेल्स होंगी जो एपिडर्मल सेल्स, वो अपने शेप और साइज को इस तरीके से मॉडिफाई करेंगी कि वो अपना फंक्शन सब्सिडरी सेल्स की तरह शो करने लग जाए। तो जो सब्सिडरी सेल्स और गार्ड सेल्स होती है, इनका मेन काम क्या होता है, इनका मेन काम होता है कि जो स्टोमेटल पोर है इसको ओपन करवाना और क्लोज करवाना, ठीक है। अभी कुछ कुछ के पास तो क्या होगा, जो ये गार्ड सेल्स होती है वो किस शेप की, बीन शेप की होंगी। आपको ये दिख रही है इस डायग्राम में, आपको दिख रहा है कि जो ये जो गार्ड सेल्स है ये बीन शेप की है, ठीक है। और जो ग्रासेस होती है उसके अंदर ये गार्ड सेल किस तरीके की होंगी, डम्बल शेप की होंगी, ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट होंगी, डम्बल शेप की, ठीक है, ग्रासेस के अंदर होती है। तो ये सारी चीज़ें डायग्राम के आपको हेल्प से दिख गया। एक बार हम पीछे फिर से पढ़ लेते हैं ये सारी चीज़ें। देखो स्टोमेटा क्या, जो स्टोमा होगा वो दो बीन शेप टाइप की जो सेल्स होंगी उनको हम बोल देंगे गार्ड सेल्स, जो कि इनक्लोज करके रखेंगे किसको, स्टोमेटल पोर को। जो ग्रासिस होता है उसके अंदर जो गार्ड सेल्स होंगी वो डम्बल शेप की होंगी। जो गार्ड सेल्स होती है उनके पास क्लोरोप्लास्ट होगा और वो रेगुलेट करेंगी ओपनिंग और क्लोजिंग किसकी, स्टोमेटा की। उसके बाद जो गार्ड सेल के विकिनिटी में, मतलब आसपास कुछ इस तरीके की कुछ एपिडर्मल सेल्स होती हैं जो क्या करेंगी, स्पेशलाइज्ड हो जाएंगी अपनी शेप और साइज के अकॉर्डिंग, और क्या बना लेंगी वो मतलब किस नाम से जाने जाएंगी, वो सब्सिडरी सेल्स के हेल्प से, सब्सिडरी सेल्स के नाम से, ठीक है। और अगर मैं इन तीनों की बात करूं, जो स्टोमेटा अपर्चर है, गार्ड सेल्स है और सब्सिडरी सेल्स है, तो ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे, स्टोमेटल एपरेटस, ठीक है। इस डायग्राम में अच्छे से समझ में आ गया हो कि, और जो स्टोमेटा का मेन काम क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन के अंदर हेल्प करना, ठीक है, गैसेस एक्सचेंज के अंदर, क्योंकि ये तो बताया कि हमने पूरी जो एपिडर्मिस होती है वो क्यूटिकल से कवर्ड होती है। अभी पूरी एपिडर्मिस क्यूटिकल से कवर्ड हो जाएगी, फिर ट्रांसपिरेशन कहाँ से होगा, ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ट्रांसपिरेशन के लिए स्टोमेटा लाइक पोर प्रेजेंट होते हैं जो कि ट्रांसपिरेशन में हेल्प करवाएंगे। उसके बाद जो एपिडर्मिस होती है उसके पास कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं। आपने देखा कि जो रूट होती है उसमें इस तरीके, मतलब कुछ हेयर लाइक इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। ये क्या करवाएंगे, ये वाटर का एब्जॉर्प्शन करवाएंगे सोइल में से। जो स्टेम के पास भी इस तरीके के एपिडर्मल हेयर प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोल देते हैं ट्राइकोम्स। जो ट्राइकोम्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं जर्नली, ठीक है। ब्रांच भी हो सकते हैं, वो अनब्रांच भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं, स्टिफ भी हो सकते हैं, सीक्रेटरी भी हो सकते हैं। और जो ट्राइकोम्स होते हैं वो क्या करवाएंगे, वाटर लॉस को प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। जब ट्रांसपिरेशन हो रहा होगा उस टाइम पे वाटर लॉस को ज़्यादा नहीं होने देंगे। ये किसका काम है, ट्राइकोम का काम है। तो इसी के साथ क्या कर लिया हमने, एपिडर्मल टिश्यू कंप्लीट कर लिया। इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा कि सराउंडिंग में क्या होता है, एपिडर्मिस, उसके पास एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट होती है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, कुछ हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, स्टेम के अंदर ट्राइकोम्स प्रेजेंट होता है, जो आउटर वाली जो कवरिंग होती है वो क्यूटिकल से कवर रहती है शूट की, ठीक है, शूट की स्टेम की। लेकिन रूट के पास जो क्यूटिकल्स होती है वो एब्सेंट होती है। स्टोमेटा जो होता है उसके सराउंडिंग में क्या होगी, गार्ड सेल्स होंगी, फिर सब्सिडरी सेल्स होंगी। जो गार्ड सेल्स होती है उसका मेन काम क्या होता है, जो स्टोमेटल पोर होता है उसको ओपन करना है फिर क्लोज करना, किसके हेल्प से, मतलब सब्सिडरी सेल्स के हेल्प से। तो ये काम, मेन काम किसका होगा, गार्ड सेल्स का होगा। तो ये तो कर लिया एपिडर्मल टिश्यू।
नेक्स्ट अब हम करेंगे ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू क्या होगा, इसके पास सिंपल टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, जैसे कि पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ये तीनों हमने डिटेल वे के अंदर डील कर लिए सारे के सारे। जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगी, मेनली कॉर्टेक्स के अंदर, पेरिसिकल, पिथ, मेडुलरी रेज, इन सब के अंदर प्रेजेंट होती है। और जो लीव्स के अंदर क्या होगा, जो ग्राउंड टिश्यू होंगे, जो लीव्स का जो ग्राउंड टिश्यू होता है उसके पास क्लोरोप्लास्ट सेल्स, मतलब उसके पास क्या होंगी, कुछ ऐसी सेल्स प्रेजेंट होंगी जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होगा और जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करवाएंगे, क्योंकि मेन फोटोसिंथेसिस का काम किसका है, लीव्स का है। और लीव्स के पास कुछ इस तरीके की सेल्स प्रेजेंट होनी चाहिए जिसके पास क्लोरोप्लास्ट हो। तो लीव्स के पास मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो ये इतना जो ग्राउंड टिश्यू है उसका बस इतना ही दे रखा है, ठीक है। जैसे कि इस डायग्राम में भी आपको दिखेगा, आउटर साइड में क्या है, डर्मल टिश्यू है, जो बीच वाला जो पोर्शन है ये ग्राउंड टिश्यू का है, अंदर वाला पोर्शन क्या है, वेस्कुलर टिश्यू, इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम आ जाएंगे, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट अपना वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू के अंदर आएंगे जाइलम और फ्लोएम्स आएंगे, इन दोनों के फंक्शन मैंने आपको बता दिए, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, वेस्कुलर बंडल्स बना लेंगे। अभी हम बात करते हैं कि जो डाइकोटिलिडोन स्टेम्स होते हैं, मोनोकोटिलिडोन और डाइकोटिलिडोन आपको पता है। मोनोकोटिलिडोन मतलब किसके पास एक ही कोटिलिडोन प्रेजेंट हो, जैसे कि ग्रासिस हो गया, ठीक है, फिर व्हीट हो गया, वो क्या होता है, मोनोकोटिलिडोन्स होते हैं। अगर मैं डाइकोटिलिडोन्स की बात करूँ तो उसके पास क्या होंगे, दो कोटिलिडोन्स होंगे, जैसे कि अलग अलग तरह की, मतलब जैसे कि ग्राम हो गया, पीज हो गए, सिरल्स होगी, मोस्टली ये क्या होंगी, डाइकोटिलिडोन्स होंगी। तो जो डाइकोटिलिडोन स्टेम्स होगी उनके पास क्या होगा, ओपन वेस्कुलर बंडल्स होंगे। अभी ओपन वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं, देखो, जिसके पास कैम्बियम प्रेजेंट होगा, कैम्बियम अगर जिसके पास प्रेजेंट होगा वो कैसा होगा, ओपन वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। अगर मैं बात करूं, देखिए अगर मैं बात करूं एक जर्नल उसकी वेस्कुलर बंडल की, तो वो किस तरीके से होगा, इस तरीके से प्रेजेंट होगा, ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट होगा। इसके पास अंदर वाला जो पोर्शन होता है वो क्या होता है, जाइलम होता है, बाहर वाला पोर्शन होता है वो क्या होता है, फ्लोएम होता है। अगर उन दोनों के बीच में, जाइलम और फ्लोएम के बीच में इस तरीके का ये कैम्बियम आ जाता है, इस अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो किस तरीके का हो जाएगा, वेस्कुलर बंडल ओपन हो जाएगा, और ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, डाइकोट के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। और कैम्बियम के पास क्या कैपेसिटी होती है कि वो एक्टिवली डिवाइडिंग होता है। अगर यहाँ पर कैम्बियम आ गया ना तो अंदर की तरफ क्या बना लेगा, सेकेंडरी जाइलम बना लेगा, और बाहर की तरफ क्या बना लेगा, सेकेंडरी फ्लोएम बना लेगा। तो ये चीज़ याद रखना कि ये कैम्बियम है, ठीक है। अंदर अगर ये डिवाइड, क्योंकि इसकी अगर यहाँ पर कैम्बियम की फॉर्मेशन हो गई ना तो फिर वो डिवाइड करेगा सेल्स, बहुत सारी सेल्स बनाएगा। अगर वो अंदर की तरफ कुछ बनाएगा तो सेकेंडरी जाइलम बनाएगा, बाहर की तरफ बनाएगा तो क्या बनाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम। तो ये पूरा किस तरीके से बनेगा, फिर इस तरीके से, अंदर क्या होगा, प्राइमरी जाइलम होगा, फिर सेकेंडरी जाइलम होगा, फिर कैम्बियम होगा, बाहर में क्या होगा, सेकेंडरी फ्लोएम होगा, और आउटर साइड में क्या होगा, प्राइमरी फ्लोएम होगा। इस तरीके का पूरा वेस्कुलर बंडल आपको दिखाई देगा। तो ये तो हो गया डाइकोट के अंदर। अगर मैं बात करूंगी मोनोकोट के अंदर, तो मोनोकोट के अंदर ये कैम्बियम प्रेजेंट ही नहीं होता है, ठीक है, इसलिए इसको हम बोल देते हैं क्लोज्ड। डाइकोट के अंदर ओपन सिस्टम होता है वेस्कुलर बंडल का, और मोनोकोट के अंदर क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, क्योंकि उसके पास ये बीच वाला जो कैम्बियम होता है ये प्रेजेंट ही नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ अलग भी कंडीशंस होते हैं, जैसे रेडियल कंडीशंस। रेडियल के अंदर क्या मिलेगा आपको, अल्टरनेट में मिलेगी। जैसे अभी तक हम बात कर रहे थे ना कि ये पूरा होता है, इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम दोनों प्रेजेंट होंगे इस वेस्कुलर बंडल के अंदर, लेकिन रेडियल के अंदर आपको क्या मिलेगा, रेडियल के अंदर आपको इस तरीके से मिलेगा, इस डायग्राम के हेल्प से देखना, बीच वाला जो पोर्शन वो है जाइलम, उसके बाद फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम। मतलब कि जाइलम और फ्लोएम्स अल्टरनेट मैनर के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। इस टाइप की कंडीशन आपको कहाँ में मिलेगी, रूट के अंदर मिलेगी। उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्जॉइंट टाइप के वेस्कुलर बंडल्स की। इसमें क्या होगा कि जो जाइलम और फ्लोएम्स होते हैं वो सेम रेडियस में ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सेम रेडियस में मतलब कि इसी तरीके से अंदर होगा जाइलम, बाहर होगा फ्लोएम। इसके पास जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो किस में प्रेजेंट होंगे, स्टेम और लीव्स के अंदर। जो रेडियल वाला है वो आर से याद रख लेना, रेडियल और रूट, आर रूट और आर रेडियल, ठीक है। कॉन्जॉइंट टाइप है वो किस में मिलेगा, स्टेम और लीव्स के अंदर मिलेगा।
जो कॉन्जॉइंट बंडल्स होते हैं वो किस तरीके, वो ओपन भी हो सकते हैं, क्लोज्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर ओपन होंगे तो वो किस तरीके से होंगे, अभी बताया कि ओपन होंगे तो वो उनके पास बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होगा, अगर क्लोज होंगे तो कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होगा। और उसके अंदर जो कॉन्जॉइंट होते हैं इनके अंदर जो होगा फ्लोएम बाहर की तरफ होगा और जाइलम अंदर की तरफ होगा। तो इसी के साथ वेस्कुलर बंडल भी हो गया, ठीक है। तो ये क्या कर लिया हमने, हमने टिश्यू सिस्टम कर लिया, इसके अंदर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कर लिया, उसके बाद ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कर लिया, उसके बाद वेस्कुलर जो टिश्यू सिस्टम कर लिया। अब हम अपना नेक्स्ट करेंगे वो क्या होता है, एनाटोमी। मतलब कि अभी तक हम बात कर रहे हैं कि ये तो हमने टिश्यू सिस्टम कर लिया, अभी हम सबकी करेंगे। जो डाइकोट और मोनोकोट प्लांट होते हैं, जैसे कि डाइकोट प्लांट है कोई भी, तो डाइकोट की जो स्टेम कैसी होगी, डाइकोट प्लांट की लीव्स कैसी होंगी, डाइकोट प्लांट की रूट कैसी होंगी। इसी तरीके से मोनोकोट प्लांट की स्टेम, मोनोकोट प्लांट की रूट, मोनोकोट प्लांट की लीव्स, इन सब की हम एनाटोमी देखेंगे। मतलब कि कोई भी प्लांट है उसका मैं ट्रांसफर सेक्शन कट करूँगी, ठीक है, और वो हर प्लांट के ट्रांसफर सेक्शन को कट करके हम देखेंगे कि किस प्लांट के अंदर क्या डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में ही बताया था मोनोकोट और डाइकोट के अंदर एनाटोमी के अंदर डिफ्रेंशिएशन होगा, मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस उस आपको मिलेगा। तो इसीलिए अब हम देखेंगे कि इनके अंदर क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। मोनोकोट रूट कैसी है और डाइकोट रूट कैसी होती है, डाइकोट स्टेम कैसी होती है, मोनोकोट स्टेम कैसी होती है, लीव्स के अंदर क्या डिफरेंस होगा, ठीक है, ये सब हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डाइकोट रूट, डाइकोटिलिडोन्स रूट, ठीक है। उसके अंदर जो ट्रांसफर सेक्शन होगा वो किसका होगा, सनफ्लावर का होगा। जो सनफ्लावर की जो रूट होगी उसका हम ट्रांसफर सेक्शन लेंगे, उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे, उसके अंदर हमें क्या क्या दिखाई देगा वो हम देखते हैं। आउटर साइड में हमें क्या दिखेगा, दिखाई देगा एपिब्लीमा दिखाई देगा, ठीक है। बहुत सारे यूनिसेलुलर रूट हेयर्स आपको दिखाई देंगी। उसके बाद जो नीचे वाला क्या आ जाएगा, कोर्टेक्स आ जाएगा। कोर्टेक्स में आपको क्या दिखाई देगा, थिन वोल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स दिखाई देंगे, ठीक है। उसके पास इंटरसेलुलर स्पेस होगा, मतलब बहुत सारे पैरेन्काइमेटस सेल्स होंगी और इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा थोड़ा बहुत। उसके बाद क्या आ जाएगा, इनर मोस्ट के अंदर क्या आ जाएगा, एंडोडर्मिस। अभी आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो एंडोडर्मिस होता है उसके पास कुछ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि क्या करवाएंगी, जो कि कैसे होती है, वैक्सी मटेरियल की बनी होती है और वाटर को ट्रांसपोर्ट नहीं करने देंगे अंदर। एंडोडर्मिस के पास इस तरीके की सेल्स प्रेजेंट होती है जो कि वाटर का ट्रांसपोर्ट नहीं करने देंगी, ठीक है। इसीलिए जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके थ्रू होता है, वो फिर प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होगा, सेल टू सेल प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होगा, ना कि सीधा ट्रांस सेल्स के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि जो एंडोडर्मिस होता है वो कैसे, कई बार क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर ये पूछ लिया जाता है कि एंड जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होगी, तो वो कहाँ पे होगी, एंडोडर्मिस में होंगी, और ये वाटर को ट्रांसपोर्ट नहीं होती, वाटर इम्परमेबल होती है, ठीक है, वाटर का ट्रांसपोर्ट नहीं होने देती। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद पेरिसाइकिल आ जाएगा। ये सेल्स होती हैं अलग अलग तरह की, ठीक है, जैसे मैंने बताया ना कि अलग अलग तरह की लेयर्स प्रेजेंट होंगी। बाहर में एपिब्लीमा होगी, देन कोर्टेक्स, देन एंडोडर्मिस, देन पेरिसाइकल्स, ठीक है। जो पेरिसाइकल्स होती है वो किस तरीके की होंगी, थिक बोल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होंगी। इनके अंदर जो पेरिसाइकल होते हैं इनके अंदर क्या होगा, वेस्कुलर, मतलब कि जो लेटरल रूट्स या वेस्कुलर कैम्बियम के फॉर्मेशन के टाइम पे जो ग्रोथ, सेकेंडरी जो ग्रोथ होगी वो पेरिसाइकल के अंदर ही होगी, ठीक है, सेकेंडरी जो ग्रोथ होगी। उसके बाद देखो इस डायग्राम के हेल्प से भी आपको दिख जाएगा। उसके बाद जो पिथ होती है, पिथ क्या होती है, बिल्कुल सेंटर वाला जो पोर्शन होगा ना ये वाला, उसको हम बोल देते हैं पिथ, ठीक है। जो पिथ होती है वो बिल्कुल स्मॉल होगी, और जो पैरेन्काइमेटा सेल्स होते हैं जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगे, पैरेन्काइमेटा सेल्स, उनको हम बोल देंगे कॉन्जुगेटिव टिश्यूज, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम रूट के बारे में पढ़ रहे हैं, और रूट के अंदर अभी हमने देखा था किस तरीके की अरेंजमेंट होती है, मतलब जो वेस्कुलर बंडल की रेडियल तरह की, ठीक है। तो आपको जो ये रेड वाले जो दिख रहे हैं ना, ये किस तरह की, ये क्या होते हैं,
इस डायग्राम के अंदर जो रेड वाला जो पोर्शन है इसको हम बोल देंगे जाइलम, और जो साइड वाला जो बीच वाला जो पोर्शन है इसको हम बोल देंगे फ्लोएम, क्योंकि रूट के अंदर किस तरीके की अरेंजमेंट होगी, रेडियल तरह की होगी। ठीक है, तो जाइलम बीच में प्रेजेंट होगा, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, अल्टरनेट मैनर के अंदर ही प्रेजेंट होंगे। और इसके अंदर जो जाइलम्स और जो फ्लोएम्स होते हैं वो 2 या 4 पैसेज के अंदर ही प्रेजेंट होंगे। उसके बाद फिर इनके अंदर कैम्बियम की फॉर्मेशन हो जाएंगी। और इस एक और चीज़ दे रखी है यहाँ पर कि जो एंडोडर्मिस होती है उसके अंदर जितने भी तरह के जो टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, जैसे कि एंडोडर्मिस है, ये बाहर वाली जो आपको पिंक लेयर दिख रही है एंडोडर्मिस है, उसके बाद में पेरिसाइकल है। ठीक है, उसके बाद में वेस्कुलर बंडल्स है, जाइलम और फ्लोएम्स है, और पिथ है। जो पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल्स और पिथ, ये तीनों मिलके क्या बना लेंगे, ये तीनों मिलके बना लेंगे स्टील। ठीक है, एक बार डायग्राम को मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ डायग्राम की हेल्प से। सबसे आउटर साइड में आपको दिख रहा है ये क्या है, जो पिंक कलर का है, ये है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस से रूट हेयर्स आपको निकलते दिखाई देंगे। ठीक है, फिर आता है कोर्टेक्स रीजन। ठीक है, उसके बाद आता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के पास क्या हुआ, कैस्पीरियन स्ट्रैप्स प्रेजेंट होंगी। उसके बाद आएगा पेरिसाइकल, उसके बाद आएंगे वेस्कुलर बंडल्स, रेड वाले जाइलम्स है, इसको इनके बीच में जो दे रखा है वो क्या है, फ्लोएम्स है, और जो बिल्कुल सेंटर रीजन है ये क्या है, पिथ है। तो ये तो हो जाएगा किसका, डाइकोट के रूट का। जो ट्रांसफर सेक्शन हमने लिया है वो है डाइकोटिलिडोन्स रूट के बारे में। अब हम करेंगे मोनोकोटिलिडोन्स रूट के बारे में। मोस्टली इनका क्या होता है, सेम ही होता है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जो डिफरेंस जो हमें दिखेगा वो कौन सा होता है कि इनके पास जो जाइलम जो बंडल्स है वहां पर क्या थे, सिर्फ 2 या 4 ही बंडल्स थे, लेकिन यहाँ पर से 6 से ज़्यादा बंडल्स होते हैं जाइलम्स के, इसलिए इसको हम बोल देते हैं पोलियार्क जाइलम। ठीक है, और इसके पास जो पिथ होती है वहाँ पर स्मॉल थी, यहाँ पर जो पिथ होती है वो थोड़ी लार्जर साइड की है। और जो मोनोकोटिलिडोन्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ शो नहीं होती, लेकिन डाइकोट के अंदर होती। क्यों मोनोकोटिलिडोन्स के अंदर क्यों नहीं होती सेकेंडरी ग्रोथ शो, क्योंकि मोनोकोट के अंदर क्या होता है, कैम्बियम की फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, कैम्बियम की फॉर्मेशन नहीं होगी तो उसके अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ होगी, प्राइम जो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा वो मोनोकोट रूट के अंदर नहीं बनेगा। मोनोकोट रूट, स्टेम, स्लीव्स किसी के अंदर नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है। बाकी इनके अंदर जो और जो चीज़ें हैं जैसे कि एपिडर्मिस, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फ्लोएम, प्रोटोजाइलम, ये पिथ, मेटाजाइलम, ये सारे के सारे क्या है, सेम है इसके अंदर। ठीक है, सो इसी के साथ हमने मोनोकोट और डाइकोट रूट दोनों कर लिए। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट मोनोकोट और डाइकोट स्टेम। सबसे पहले हम बात करेंगे डाइकोटिलिडोन स्टेम्स की। ठीक है, तो डाइकोटिलिडोन स्टेम्स के अंदर जो ट्रांसफर सेक्शन होगा उसमें सबसे पहले क्या आपको दिखाई देगा, एपिडर्मिस दिखाई देगा। एपिडर्मिस के पास आपको क्या मिलेगी, कुछ ट्राइकोम्स मिलेंगे, कुछ स्ट्रोमेटा मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल फ्यूअर स्ट्रोमेटा मिलेंगे, क्योंकि जो मेनली जो स्ट्रोमेटा होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, लीव्स में प्रेजेंट होंगे। जो कोर इसके अंदर एक चीज़ याद रखना, जो इसके अंदर जो डाइकोट की जो स्टेम्स होती हैं उसमें जो कॉर्टेक्स रीजन होगा वो उसके पास 3 जोन्स होंगे अलग अलग, कोलन काइमेटस सेल्स, पेरेन्काइमेटस, एंडोडर्मिस और स्टार्च शीथ। जो कोलन काइमेटस सेल्स है इसको हम बोल देते हैं हाइपोडर्मिस बोल देंगे। ठीक है, उसके बाद कॉर्टेक्स के नीचे क्या आ जाएगा, पेरिसाइकल्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो एंडोडर्मिस के नीचे आएगा पेरिसाइकल। ठीक है, और फ्लोएम के ऊपर आएगा जो डाइकोट स्टेम है। ठीक है, तो डाइकोट स्टेम है तो इसके पास वो बाद में देखेंगे। ठीक है, इसके पास जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं उनके बीच के अंदर, जैसे कि ये एक वेस्कुलर बंडल है, ये एक इस तरीके का वेस्कुलर बंडल है, 2 वेस्कुलर बंडल्स हैं, तो इनके बीच के में बहुत सारी पेरेन्काइमेटस सेल्स होंगी और वो एक तरीके से लेयर्स बना लेंगी और उसको हम बोल देंगे मेडुलरी रे। ठीक है, कुछ वेस्कुलर बंडल्स होते हैं इसके अंदर बहुत सारे, वो रिंग्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो अगर आप डाइकोटिलिडोन स्टेम को अगर देखोगे तो उसके पास जो वेस्कुलर बंडल्स होंगे वो रिंग लाइक प्रेजेंट होंगे, और इसका जो डाइकोट स्टेम का मेन कैरेक्टर है कि इसमें इस तरीके से होंगे। ठीक है, जैसे कि इस तरीके से रिंग लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे वेस्कुलर बंडल। डायग्राम की हेल्प से मैं आपको दिखाऊंगी अभी, एक मिनट रुकना। यहाँ पर देखो आप, इसके अंदर वेस्कुलर, देखो ये सारी चीजें ना मैंने करवा रखी हैं कि कौन जॉइंट क्या होते हैं, ओपन क्या होते हैं, एंडार्क प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें करवा रखी है। ठीक है, कौन जॉइंट क्या होंगे, मतलब कि जाइलम और फ्लोएम एक में ही प्रेजेंट हो, अंदर जाइलम होगा, बाहर क्या होगा, फ्लोएम होगा। ओपन है, ओपन क्या होगा कि इनके अंदर कैम्बियम प्रेजेंट होगा,
जो कि सेकेंडरी ग्रोथ शो करवाएगा, ठीक है। एंड डार्क प्रोटोप्लाज्म मतलब कि जो प्रोटोप्लाज्म होगा वो अंदर की तरफ प्रेजेंट होगा, ठीक है। मेटाप्लाज्म जो एंडार्क प्रोटोजाइलम है, सॉरी, एंडार्क प्रोटोजाइलम मतलब कि जो प्रोटोजाइलम होगा वो अंदर की तरफ प्रेजेंट होगा, मेटाजाइलम होगा वो बाहर की तरफ प्रेजेंट होगा। बीच में क्या होती है, सब में पिथ प्रेजेंट होती है, ठीक है। इस डायग्राम की हेल्प से आप देखो, बाहर साइड में क्या होगा, सबसे पहले एपिडर्मल हेयर प्रेजेंट होंगे, उसके बाद क्या प्रेजेंट होगा, एपिडर्मिस प्रेजेंट होगा। उसके बाद जो कॉर्टेक्स होती है वो 3 में डिवाइडिंग होगी, कौन कौन सी, हाइपोडर्मिस में, पैरेन्काइमा के अंदर और एंडोडर्मिस के अंदर, ठीक है। एंडोडर्मिस के अंदर क्या आ जाएगा, पेरिसाइकिल आ जाएगा। पेरिसाइकिल के बाद क्या आएगी, ये इस तरीके से बंडल्स आ जाएंगे, वेस्कुलर बंडल्स। इस वेस्कुलर बंडल्स में जो आपको ये अंदर रेड वाले जो दिख रहे हैं, ठीक है, रेड वाले ये क्या है, जाइलम्स है। जो बाहर आपको एक ग्रेश, जो ग्रेस कलर का है, जो ये वाला पोर्शन, ये क्या है, फ्लोएम है। इनके बीच में क्या है, कैम्बियम प्रेजेंट है। और जो मेडुलरी रे है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगी, यहाँ पे। जैसे कि हर एक इसके वेस्कुलर बंडल के बीच में इस तरीके से जो मेडुलरी रे होती है वो प्रेजेंट होती है। तो ये क्या, और ये तो है एक पूरा सेक्शन, ठीक है। अगर मैं इस सेक्शन को इतना कट करके, ठीक है, अगर मैं इस सेक्शन को इतना कट करूं तो वो मेरे को ये दिखेगा। इसके अंदर बाहर एपिडर्मिस मतलब पूरा बड़ा करके दिखा रखा है कि एपिडर्मिस, देन कोलनकाइमा, पैरेन्काइमा, एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल, देन फ्लोएम, फिर कैम्बियम आ जाएगा, ठीक है। कैम्बियम बाहर की तरफ क्या होगी, मेटाजाइलम होगा, अंदर तो क्या होगा, प्रोटोजाइलम होगा। इस टाइप की कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, एंडार्क बोल देते हैं। फिर अंदर की साइड क्या होगा, पिथ प्रेजेंट होगा। और जो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये क्या बना लेंगे, इस तरीके से मेडुलरी रेज बना लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा डाइकोट स्टेम अपना। अब हम बात करेंगे मोनोकोट स्टेम। मोनोकोट स्टेम के अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो किस तरीके से, वो स्कैटर्ड फॉर्म के अंदर मिलेंगे आपको। वेस्कुलर बंडल्स क्या होंगे, स्कैटर्ड फॉर्म, जैसे इस डायग्राम में दिखा रखा है, बहुत सारे स्कैटर्ड फॉर्म के अंदर वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। जो वेस्कुलर बंडल होंगे वो किस तरह, कॉन्जॉइंट होंगे और क्लोज्ड होंगे। क्लोज्ड होंगे तो मतलब इसके पास कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है। कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है तो सेकेंडरी ग्रोथ भी शो नहीं करेगा। कॉन्जॉइंट है तो मतलब कि इस तरीके से जाइलम और फ्लोएम दोनों यही प्रेजेंट होते हैं, फ्लोएम बाहर की तरफ प्रेजेंट होगा, ठीक है। और इनके पास क्या होंगे, जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं उनके पास वाटर कैविटीज प्रेजेंट होगी, ठीक है, वेस्कुलर बंडल्स के अंदर। तो ये हो जाएगा मोनोकोट स्टेम्स। इसके अंदर कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है जो आपको देखना है। नेक्स्ट हम करेंगे डोर्सी वेंट्रल या फिर डाइकोटिलिडोन्स लीव्स। अभी डोर्सी वेंट्रल क्या होता है, देखो, अगर कोई भी लीव्स है, कोई भी लीव्स है, ठीक है, लीव्स के 2 साइड होते हैं। एक जो बिल्कुल आपको स्मूथ जो टेक्सचर होता है ना, वो तो हो जाएगा उसका वेंट्रल साइड। और जो दूसरा साइड हो जो थोड़ा सा रफ होगा, जिसके अंदर आपको मिड रिब्स और जो साइड में जो लेटरल जो रिब्स होती है ना, वो आपको वीन्स होती है, जो आपको वो जो वीन्स और जो मिड रिब होगी वो आपको अच्छे से दिखेगी ना, थोड़ी सी जो रफ साइड होगा उसको हम बोल देते हैं डोर्सल साइड। और जो बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर होगा उसको हम बोल देंगे वेंट्रल साइड। तो इसके अंदर जो लीफ के अंदर जो सेक्शन होगा वो हम इस तरीके से नहीं कट करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम जैसे कि ये है इसका डोर्सल साइड, ये है इसका वेंट्रल साइड, तो उनको उसको बीच में से कट करेंगे हम, ठीक है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं डोर्सी वेंट्रल लीफ। तो इसके अंदर हमें क्या क्या दिखाई देगा, अगर मैं इसको डोर्सी वेंट्रल लीफ के स्ट्रक्चर को ट्रांसफर, जो ये सेक्शन होता है इसको कट करूं, वर्टिकल सेक्शन होगा इसमें, हाँ, इसके अंदर वर्टिकल सेक्शन कट करेंगे हम डोर्सी वेंट्रल साइड का। इसके अंदर 3 पार्ट्स आपको दिखाई देगी मेनली, एपिडर्मिस, मीजोफिल और वेस्कुलर सिस्टम। एपिडर्मिस बाहर वाला, मीजोफिल सेल्स जिसके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा जो कि फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प करवाएगा। वेस्कुलर सिस्टम के अंदर जाइलम और फ्लोएम आ जाएंगे। जो इसके पास जो एपिडर्मिस होती है वो दोनों सरफेस को कवर करके रखती है, ठीक है। जो अपर वाला जो सरफेस होता है उसको हम बोल देंगे एडेक्सियल एपिडर्मिस, और जो लोअर सरफेस होगा उसको हम बोलेंगे एपेक्सियल एपिडर्मिस, ठीक है। जो एपेक्सियल होता है इसके पास ये जो डोर्सी वेंट्रल जो लीव्स होती हैं, इनमें जो एपेक्सियल जो एपिडर्मिस होगी मतलब कि जो लोअर वाला जो सरफेस होगा वहां पर स्ट्रोमेटा ज्यादा प्रेजेंट होते हैं एज कंपैरिजन टू एडेक्सियल के।
क्यों? क्योंकि जो एडेक्शियल होता है वो हमेशा जो सनलाइट की उसके अंदर रहेगा, वो बिल्कुल एक्सपोजर में रहेगा, और अगर सनलाइट के एक्सपोजर में रहेगा तो स्टोमेटा का पोर ओपन हो जाएगा और वाटर का लॉस ज़्यादा होगा। इसीलिए जो स्टोमेटा होते हैं वो ज़्यादा स्टोमेटा कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? एबैक्सियल एपिडर्मिस के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा? इसके अंदर मीजोफिल सेल्स आ जाएंगी। मीजोफिल सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट होगा जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करवाएगा। जो मीजोफिल सेल्स होती है उसके पास दो टाइप की सेल्स होंगी। कौन कौन सी? एक तो पेलिसेड्स होंगी और एक स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, दो टाइप की सेल्स होगी। ये सारी चीज़ें आपको डायग्राम की हेल्प से भी समझा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर डायग्राम की हेल्प से देखिए, जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको हम बोल देंगे एडेक्सियल एपिडर्मिस, ठीक है। नीचे वाले को हम बोलेंगे एबैक्सियल। स्टोमेटा कहाँ पे प्रेजेंट होगा? नीचे वाले जो नीचे वाला जो सरफेस होगा उसके ऊपर। कौन से? एबैक्सियल। यहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट है, ठीक है। जो पेलिसेड जो मीजोफिल सेल्स होंगी वो कहाँ पे प्रेजेंट होगी? एडेक्सियल एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे कहाँ होगी? जो पेलिसेड मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होगी। और जो एबैक्सियल एपिडर्मिस के बिल्कुल ऊपर क्या होंगी? स्पॉन्जी जो मीजोफिल सेल्स होंगी। जो पेलिसेड जो मीजोफिल सेल्स है वो आपको दिख रहा है कि इलोंगेटेड टाइप की सेल्स होती है, और जो स्पॉन्जी है वो किस तरह? वो राउंडेड टाइप की सेल्स होती है। और जो इनके पास जो वैक्यूल्स है, एयर कैविटी है, वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है किसमें? स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स के अंदर, ठीक है। और जो स्ट्रोमेटा के पास क्या कुछ सब स्ट्रोमेटल कैविटी प्रेजेंट होगी यहाँ पे, ठीक है, जो कि गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करवाएगी। ये फिर वेस्कुलर बंडल आ गए, ठीक है, कि वेस्कुलर बंडल के सराउंडिंग में क्या होगी? बिल्कुल बंडल शीथ प्रेजेंट होगी, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है। और इनके पास जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं ये कहाँ पे आपको दिखाई देंगे? वीन्स और मिड रिब्स में दिखाई देंगे, ठीक है। वीन्स और मिड रिब्स आपको पता है ना कि कोई भी अगर आप लीव्स को देखते हो तो ये वाला जो पोर्शन होता है इसको तो हम बोलते हैं मिड रिब्स, और जो साइड में जो निकलती है इनको हम बोलते हैं वीन्स, ठीक है। और ये वीन्स क्या होंगी? जैसे कि अगर डाइकोट लीव्स हैं तो डाइकोट लीव्स के अंदर जो वीन्स किस तरीके होंगी? रेटिकुलेट वेनेशंस होंगी। रेटिकुलेट मतलब कि नेटवर्क लाइक इस तरीके से, जैसे कि इस अलग अलग इस जैसे कि कोई एक वीन से सेकेंडरी, फिर टर्शरी, फिर क्वार्टरनरी, इस तरीके से वीन्स निकलती जाएंगी, ठीक है। इनके बेसिस पे आपको इनको वेस्कुलर बंडल्स आपको दिखाई देंगे। तो ये तो हो जाएगा किसका? डाइकोट लीव्स के बारे में। फिर हम देखते हैं आइसोबाइलेटरल या फिर मोनोकोटिलोडोन्स लीव्स के बारे में। इनके पास क्या होगा? आइसोबाइलेटरल मतलब क्या होता है कि बिल्कुल सेम साइड्स में। अगर आप मोनोकोट की लीव्स देखोगे तो किस तरीके की लीव्स होंगे मोनोकोट की? इस तरीके की होंगी, बिल्कुल पतली पतली सी, ठीक है। और जो वीन्स होंगी वो बिल्कुल पैरेलल साइड में प्रेजेंट होंगी इस तरीके से। अगर आपने जो वीट प्लांट होता है उसकी लीव्स को आपने देख रखा है तो वो इस तरीके से प्रेजेंट होती है, इस तरीके से। उनके पास कोई भी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है। जो इनके अंदर जो डिफरेंस होता है कि मोनोकोट के और डाइकोट के अंदर जो लीव्स के अंदर जो डिफरेंस होगा वो क्या मिलेगा? उसके पास जो स्टोमेटा थे वो लोअर सरफेस पे प्रेजेंट थे, लेकिन यहाँ पर जो स्टोमेटा होते हैं वो दोनों साइड में प्रेजेंट होंगे, अपेक्सियल भी और अडेक्सियल भी, ठीक है। वहाँ पर जो मीजोफिल्स है वो डिफ्रेंशिएट कर रही थी किसके अंदर? पेलिशेड्स और स्पॉन्जी के अंदर। लेकिन यहाँ पर उसकी मीजोफिल सेल्स के अंदर कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। यहाँ पर जो ग्रासिस होती है उनके पास जो एडेक्सियल एपिडर्मिस होगी उनकी वीन्स मॉडिफाई कर जाएंगी और लार्ज मतलब बिल्कुल कलरलेस सेल्स की फॉर्मेशन कर देंगी। उन सेल्स को हम बोल देते हैं बूलीफॉर्म सेल्स। ये चीज़ याद रखना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बूलीफॉर्म सेल्स किस टाइप की लीव्स में प्रेजेंट होती है, तो ये होती है मोनोकोट सेल्स के अंदर प्रेजेंट, मोनोकोट लीव्स के अंदर प्रेजेंट, ठीक है। और जो बूलीफॉर्म सेल्स होती हैं जब ये वाटर को अब्जॉर्ब्स कर लेंगी तो ये टर्जिड बन जाएंगी, ठीक है, बिल्कुल। मतलब अगर कोई भी जो ये सेल्स होती है बूलीफॉर्म सेल्स, ये जब ये वाटर का अब्जॉर्प्शन करेंगी, वाटर का अब्जॉर्प्शन करने के बाद ये टर्जिड बन जाएगी, मतलब थोड़ी सी रिजिड लाइक की सेल्स बन जाएंगी और जो लीफ सरफेस को एक्सपोज कर देंगी, ठीक है। लेकिन जब ये फ्लैशेड हो जाएंगे, मतलब जब इनका वाटर लॉस हो जाएगा, वाटर लॉस होने के बाद ये फ्लैशेड होंगी और फ्लैशेड होने के बाद ये कर्ल कर जाएंगी। आपने देखा होगा कि कई बार जो ग्रासेस होते हैं जब काफ़ी मतलब जैसे गर्मियों के टाइम पे बहुत तेज़ धूप होती है, जब तेज़ धूप होती है तो जो ये ग्रासेस होती है ना तो ये बिल्कुल जो इनकी लीव्स होगी वो कर्ल कर जाएंगी, क्योंकि वाटर लॉस हो जाएगा। वाटर लॉस हो जाएगा तो ये सेल्स क्या हो जाएंगी? फ्लैशेड हो जाएंगी और अंदर की तरफ कर्ल कर लेंगी,
ठीक है, अंदर की तरफ कर्व कर लेंगी तो मतलब जो इनका जो लीफ का जो सरफेस होता है वो कम एक्सपोज होगा सनलाइट की, सन के सामने कम एक्सपोज होगा, और अगर कम एक्सपोज होगा तो वाटर लॉस को भी मिनिमाइज कर सकती है ये, ठीक है। जो ये तो आपको पता है कि जो पैरेलल वेनिशन की जो मोनोकोट लीव्स होते हैं उनके पास पैरेलल वेनिशंस होता है, ठीक है। ये डायग्राम देखो, ऊपर वाला क्या है, एडेक्सियल एपिडर्मिस, फिर जाइलम, फिर मीजोफिल्स, ये पूरी मीजोफिल सेल्स होते हैं, ठीक है। इनके अंदर मीजोफिल सेल्स के अंदर कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं आ रखा। स्टोमेटा, स्टोमेटा ऊपर की साइड भी प्रेजेंट होगा, नीचे की साइड भी प्रेजेंट होगा। नीचे वाले को हम बोलते हैं अबैक्सियल एपिडर्मिस। तो इसी के साथ हमने ये अपना मोनोकोट डाइकोट स्टेम, रूट और लीव्स, ये तीनों कंप्लीट कर लिए, ठीक है। इन तीनों के अंदर मोस्टली जो चीज़ें होंगी वो सेम होगी, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें बिल्कुल आपको वही चीज़ें मेन याद रखनी है जो इनके अंदर डिफरेंस है, ठीक है। तो क्योंकि वही चीज़ों से क्वेश्चन आते हैं, वही चीज़ें याद करने की होती है कि यहाँ पर ये डिफरेंस है, ठीक है। तो इसके साथ ये कंप्लीट हो गया। हम अपना आप एक जो लास्ट पोर्शन है इस चैप्टर का वो शुरू करेंगे। लास्ट चैप्टर है वो क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, अभी तक हम बात कर रहे थे किसकी वजह से होगी सेकेंडरी ग्रोथ, कैम्बियम की वजह से होगी, कि कैम्बियम की फॉर्मेशन होगी तो उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ शो करेगा। सो देखो, अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं तो किसी भी प्लांट के अंदर रूट और स्टेम की ग्रोथ शो होती है, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम के थ्रू किसी भी प्लांट की रूट या फिर स्टेम, वो उनकी ग्रोथ में इंक्रीजमेंट आएगा, वो हो जाएगा उसकी प्राइमरी ग्रोथ। लेकिन जो डाइकोट प्लांट होते हैं, अभी ये बात याद रखना कि जो सेकेंडरी ग्रोथ होगी वो किसके अंदर होगी, डाइकोट के अंदर ही होगी, क्योंकि मोनोकोट के अंदर तो कैम्बियम ही प्रेजेंट नहीं है। अगर कैम्बियम ही प्रेजेंट नहीं है तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी ही नहीं, ठीक है। तो जो डाइकोट प्लांट होते हैं उन्हीं के अंदर ही सेकेंडरी ग्रोथ शो करेगी, और जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं वो अपने ग्रीथ के अंदर इंक्रीज करते हैं। ग्रीथ मतलब कि एक तरह से डायमीटर के अंदर उनका इंक्रीजमेंट होता है, तो उसको हम बोल देते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसके अंदर कुछ टिश्यू इन्वॉल्व करते हैं, कौन कौन से, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। तो अभी हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेस्कुलर कैम्बियम को, फिर हम पढ़ेंगे कॉर्क कैम्बियम को। तो वेस्कुलर कैम्बियम क्या होता है, वेस्कुलर कैम्बियम क्या होता है, एक मेरिस्टेमेटिक लेयर होती है जो कि किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो कि वेस्कुलर टिश्यूज को कट ऑफ करती है। मतलब कि ये टिश्यू एक वेस्कुलर बंडल है, यहाँ पर कैम्बियम है, ठीक है। ये कैम्बियम क्या है, एक मेरिस्टेमेटिक लेयर है। ये क्या करेगा, अंदर की तरफ जाइलम बनाएगा, बाहर की तरफ फ्लोएम बनाएगा। जाइलम एक पहले से प्रेजेंट है तो क्या बनाएगा, सेकेंडरी जाइलम। फ्लोएम भी पहले से प्रेजेंट है तो क्या बनाएगा, ये सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। और इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है। अब दो तरह के कैम्बियम होते हैं, एक होता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, एक होता है इंटरफेसिकुलर। अगर ये इस तरीके से एक वेस्कुलर बंडल के बीच में प्रेजेंट है ना, इसको हम बोल देते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। जो कि प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होगा उसको हम बोल देंगे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। लेकिन जो कैम्बियम किस तरीके से, जैसे ये तो हो गया एक वेस्कुलर बंडल, इसी तरीके से दूसरा वेस्कुलर बंडल होता है, ठीक है। उसके बीच में भी इस तरीके का ही एक इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्रेजेंट होगा। जब ये दोनों कैम्बियम मिल जाएंगे इस तरीके से, तो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोल देंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। और इस तरीके से ये कंप्लीट एक तरीके से रिंग बना लेगा, ठीक है। और रिंग बनाने के बाद पूरा एक कैम्बियम रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी। अभी एक डायग्राम की हेल्प से आपको समझाती हूँ, उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये क्या है, इस तरीके से बाहर क्या है, प्राइमरी फ्लोएम है, अंदर क्या है, प्राइमरी जाइलम है, आउटर साइड में क्या है, कॉर्टेक्स है। ये जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये है फेसिकुलर कैम्बियम या फिर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। जब दो वेस्कुलर बंडल के बीच में एक कैम्बियम की फॉर्मेशन होती है उसको हम बोल देते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। आउटर साइड में एपिडर्मिस प्रेजेंट है। तो ये तो हो जाएगा पूरा का पूरा कैम्बियम की, किस तरीके से कैम्बियम जो रिंग्स होती है उनकी फॉर्मेशन होती है। अब हम देखेंगे इनकी एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम, कि किस तरीके से जो कैम्बियम रिंग की फॉर्मेशन होती है। देखो, सबसे पहले
अगर कैम्बियम रिंग है वो एक्टिव है तो क्या करेगी, वो सेल्स की फॉर्मेशन करेगी, आउटर साइड में भी और इनर साइड में भी। जो कैम्बियम अंदर की तरफ जो सेल्स बनाएगा ना, उसको हम बोल देंगे सेकेंडरी जाइलम, बाहर की तरफ बनाएगा वो बोल देंगे सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है। और एक चीज़ आपको इसमें ये और ध्यान रखनी है कि जो कैम्बियम होता है वो अंदर की तरफ, जो इनर साइड होता है ना, उस साइड की तरफ ज़्यादा एक्टिव होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैम्बियम होता है वो सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा बनाएगा एज कंपैरिजन टू सेकेंडरी फ्लोएम की। तो इसलिए क्या होगा, देखो जैसे ये है, ठीक है, यहाँ पर ये कैम्बियम है, ये सेकेंडरी फ्लोएम सेकेंडरी जाइलम बनाए जा रहा है, बनाए जा रहा है, बनाए जा रहा है। ठीक है। तो इतना ज़्यादा बनाएगा कि फिर जो ये फ्लोएम है और सेकेंडरी फ्लोएम प्राइमरी फ्लोएम है, ये क्या करेंगे, ये क्रश हो जाएंगे। ठीक है। क्योंकि वो इतना ज़्यादा सेकेंडरी जाइलम हो जाएगा तो ऑब्वियसली कितनी जगह भी कितनी होगी ना, तो ये क्या करेंगे, क्रश हो जाएंगे, सेकेंडरी जो फ्लोएम होगा और प्राइमरी जो फ्लोएम होगा। और उसकी वजह से क्या होगा कि एक्यूमुलेशन हो जाएगा, किसका, सेकेंडरी जाइलम का बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाएगा। उसके बाद क्या है, सेकेंडरी मेडुलरी रेस। ये कहाँ पे बनेगी, ये कहाँ पे बनेगी, ये देखिए कि जो कैम्बियम होता है वो नैरो बैंड बनाएगा। ठीक है, पैरेन्काइमा का एक नैरो बैंड होता है, इसके पास सेकेंडरी जाइलम होता है और सेकेंडरी फ्लोएम होता है एक रेडियल डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, इसी को हम बोल देते हैं सेकेंडरी मेडुलरी रेस। आप डायग्राम की हेल्प से देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए इस डायग्राम में सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। ये देखिए ये क्या है, ये है मेडुलरी रेज, ये वाली। ठीक है, ये बड़ी वाली है, ये क्या है, मेडुलरी रेज। ये जो छोटी वाली है ना, इनको हम बोल देते हैं सेकेंडरी मेडुलरी रेज। ठीक है, जो कि एक वेस्कुलर बंडल के इसमें मिलती है। यहाँ पर ये वाली जो है ना, ये क्या है, सेकेंडरी मेडुलरी रेज। और ये फैलम फेलोजन, ये जो कोर कैम्बियम है ना, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। ये आप रहने दीजिए अभी, ये मेन देख लीजिए कि सेकेंडरी जाइलम कहाँ पर है, सेकेंडरी फ्लोएम कहाँ पर है, कैम्बियम रिंग होती है और मेडुलरी रेज होती है और सेकेंडरी मेडुलरी रेज होती है। ठीक है, ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम दिखा रखा है कि दो इनके बीच में इंटरफेसिकुलर कैम्बियम प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम देखेंगे अभी स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड। देखिए अभी कैम्बियम की एक्टिविटी को हम देखते हैं कि किस सीजन के अंदर कैम्बियम की एक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो अगर मैं स्प्रिंग सीजन की बात करूं तो उस टाइम पर कैम्बियम की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी। इस कैम्बियम की एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो जो जाइलम एलिमेंट्स होते हैं उनकी भी ज़्यादा फॉर्मेशन होगी और जो वेसल्स होंगी वो वाइड कैविटी की होंगी। तो इस तरीके से जो वुड की फॉर्मेशन होगी उसको हम बोल देंगे स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड। ठीक है, लेकिन विंटर सीजन के अंदर क्या होगा, जो कैम्बियम होता है वो कम एक्टिव होगा और अगर कैम्बियम होता है वो कम एक्टिव होगा तो जाइलरी एलिमेंट्स भी कम बनेंगे, जो नैरो वेसल्स के बनेंगे जितने भी, और उसको हम बोल देंगे ऑटम वुड और फिर लेट वुड। समझ में आ गई। जो स्प्रिंग वुड के अंदर जो होते हैं वो किस कलर की होंगी, वो लाइटर कलर की होंगी और उनकी डेंसिटी होगी वो लोअर होगी। और जो ऑटम वुड होती है वो डार्कर कलर की होगी, उनकी हायर डेंसिटी होगी। यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए आप, ये डायग्राम देखिए, आपको दो चीजें दिखा रखी है यहाँ पे। एक तो है बिल्कुल डार्कर साइड वाली, जो डार्क साइड की जो ये सर्कल्स है ना, डार्क साइड वाले सर्कल्स, इनको हम बोल देते हैं ऑटम वुड। और जो लाइटर साइड वाले हैं ना, इनको हम बोलते हैं स्प्रिंग वुड्स। और ये क्या करेंगे, ये बहुत ज़्यादा, मतलब ये एक रिंग बना रही है, एक रिंग बन रही है और इन रिंग को हम क्या बोल देते हैं, एनुअल रिंग्स बोलते हैं। और जितनी ये एनुअल रिंग्स क्या बताती है, एज बताती है किसी भी ट्री की। जितनी ज़्यादा ये रिंग्स होगी ना, जैसे अगर मैं इन रिंग्स को काउंट करती हूँ तो मुझे ये जितनी रिंग्स मिलेगी उतना ही ये प्लांट ओल्डर होगा। ठीक है, कितने साल का अगर कोई प्लांट है, हम उसकी स्टेम को कट करके इन एनुअल रिंग्स को हम गिन सकते हैं और उसके बाद हमें उस प्लांट की एज का पता चल जाता है। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड। नेक्स्ट हम करेंगे हार्टवुड और सैपवुड। अभी हार्टवुड क्या होती है, किसी प्लांट्स के अंदर आपने देखा होगा जो अंदर वाला जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं हार्टवुड। ये किससे बना होता है कि बहुत सारे जाइलम्स होते हैं, उनके पास उनके पास क्या होगी, बहुत ज़्यादा मतलब डिपोजिशन हो जाएगा किसका, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जैसे कि टेनिन्स, रेजिन्स, ऑयल्स, गम्स,
कुछ एरोमेटिक सब्सटेंस, इन सब का एक्यूमुलेशन हो जाएगा सेंटर साइड के अंदर, ठीक है, स्टेम के अंदर। और ये जो सेंटर वाले साइड के अंदर ये क्या बना लेंगे, ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल्स होते हैं, मतलब कि ये रजिस्टेंट, इनके पास जो रजिस्टेंसी होती है वो काफ़ी ज़्यादा शो करते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी और जो इंसेक्ट्स होते हैं वो भी इनके ऊपर अटैक नहीं कर पाते, ठीक है। और इसके पास काफ़ी हाईली लिग्निफाइड वॉल्स होती है इनकी, इसलिए इसको हम बोल देते हैं हर्टवुड, ठीक है। जो अंदर वाला जो ब्लैक पोर्शन होता है, ब्राउन कलर का जो पोर्शन होता है, ये जाइलम का होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनका डिपोजिशन होता है, और ये काफ़ी ड्यूरेबल्स होता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इनको रजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है इस पूरे के पूरे प्लांट को, ठीक है। ये जो होता है इसके अंदर, हार्टवुड के अंदर वाटर का कोई भी कंडक्शन नहीं होता, ये सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। लेकिन जो बाहर का जो पोर्शन होता है ये बिल्कुल, ठीक है, जो लाइटर कलर का होता है, इसको हम बोल देते हैं सैफवुड। ये क्या होता है, ये सेकेंडरी जाइलम होता है, ठीक है। जो पेरिफेरल रीजन होता है सेकेंडरी जाइलम का, उसको हम बोल देते हैं सैफवुड। इसके अंदर मेनली वाटर का कंडक्शन होगा, ठीक है। सो इसी के साथ हमने जो वेस्कुलर कैम्बियम वो कंप्लीट कर लिया। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जो वेस्कुलर कैम्बियम की फॉर्मेशन कैसी होती है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कैसे बनता है, एक्टिविटी किस टाइम पे ज़्यादा होती है इसकी, ठीक है, और किस साइड पे एक्टिविटी इसकी ज़्यादा होती है, और स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड भी पढ़ा, हार्टवुड और सैपवुड भी पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा कैम्बियम, कौन सा होता है, कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। तो कॉर्क कैम्बियम क्या होगा कि जैसे जैसे जो वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी ज़्यादा होती जाएगी, तो उसकी वजह से किसी भी प्लांट की जो स्टेम होती है उसका डायमीटर भी बढ़ता जाएगा, उसकी ग्रोथ भी इंक्रीज होती जाएगी। तो उसकी वजह से जो आउटर जो कॉर्टिकल जो एपिडर्मिस होती है वो ब्रोकन डाउन हो सकती है, ठीक है। तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक नई प्रोटेक्टिव लेयर्स प्रेजेंट होती है बिल्कुल आउटर साइड के अंदर, ठीक है। वो उसको हम बोल देते हैं कॉर्क कैम्बियम या फिर फेलोजन, ठीक है। ये कहाँ पर होगा, कॉर्टेक्स रीजन के अंदर। जो कॉर्क कैम्बियम या फिर फेलोजन होता है ये बहुत मतलब काफ़ी लेयर थिक होता है, और ये क्या करेगा, दोनों साइड डिवीजन शो करेगा। मतलब कि जो कॉर्क कैम्बियम होगा वो दोनों साइड डिवीजन शो करेगा। अंदर की तरफ बनाएगा वो क्या बनाएगा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फिर फेलोडम, और जो बाहर की साइड बनाएगा वो क्या बनाएगा, फेलम, ठीक है। और जो कॉर्क होती है वो इम्प्रीवियस होते हैं वाटर के, मतलब कि इसके पास सुबेरिन की डिपोजिशन होती है इसकी सेल वॉल के ऊपर, जिससे क्या होगा कि वाटर का लॉस नहीं होने देती है। तो फेलोजन क्या होता है, कॉर्क कैम्बियम भी होता है। फेलम क्या होता है, बाहर की जो लेयर होगी बिल्कुल वो वाली, और फेलोडम क्या होगी, अंदर की लेयर। ये तीनों मिलके क्या बना लेंगी, पेरिडम्स, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, अभी डायग्राम की हेल्प से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये देखिए, ये पूरा का पूरा इस वुड स्टेम के अंदर, मतलब पूरा का पूरा आपको सब कुछ दिखा रखा है इसके अंदर। अंदर वाला जो रीजन है, देखिए अंदर वाला जो ये वाला जो रीजन है ये क्या है, हर्टवुड है। साइड वाला क्या है, सैपवुड है, ठीक है। ये जो रिंग्स है अलग अलग, जो डार्कर जो साइड की जो रिंग्स होती है वो कौन सी होती है, ऑटम वुड होती है। और जो लाइटर साइड की जो रिंग्स है ये क्या होती है, स्प्रिंग वुड्स होती है। बीच वाले पोर्शन को हम बोल देते हैं पिथ, ये क्या होती है, रेज प्रेजेंट होती है। रेज मतलब कि मेडुलरी रेज, ठीक है। ये जो पोर्शन दिखा रखा है ना, ये थोड़ा सा येलोइश कलर का, ग्रीनिश कलर का, ये क्या होता है, ये होता है वेस्कुलर कैम्बियम। उसके बाद क्या होता है, कॉर्क कैम्बियम। पहले वेस्कुलर कैम्बियम होगा, तो उस वेस्कुलर कैम्बियम क्या करेगा, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करता जाएगा, तो उससे क्या होगा, एपिडर्मिस और जो आउटर वाली लेयर्स वो ब्रोकन अप हो जाएंगी, तो उसमें क्या बनेगा, फिर कॉर्क कैम्बियम बनेगा। उस कॉर्क कैम्बियम के बाद क्या बनेगा, ये जो आपको स्टेम दिखती है ना बिल्कुल हार्ड जो कवरिंग होती है, हार्ड कवरिंग, इसको हम बोल देते कॉर्क, ठीक है, कॉर्क बोलते थे। तो ये कॉर्क कैम्बियम और कॉर्क ये दोनों मिलकर क्या बनाएगी, पेरिडम बना लेगी। और जो लिविंग फ्लोएम होता है और जो कॉर्क कैम्बियम और कॉर्क ये तीनों मिलकर क्या बना लेंगी, बार्क बना देगी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक समरी हो गई एक तरीके से कि किस तरीके से स्टेम के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद क्या होता है, कॉर्क कैम्बियम की वजह से जब कॉर्क कैम्बियम कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करता जाएगा, एक्टिविटी उसकी शो होती रहेगी, तो जो रिमेनिंग जो सेल्स होती है उनमें एक प्रेशर डेवलप होगा और वो क्या करेंगी, डाई हो जाएंगी और बाहर की तरफ निकल जाएंगी, स्लोज ऑफ हो जाएंगे, ठीक है, बाहर की तरफ निकल जाएंगी। जो बार्क होती है वो एक नॉन टेक्निकल टर्म्स होती है जो कि एक्सटीरियर होती है, मतलब कि जो वेस्कुलर कैम्बियम की बाहर जितनी भी लेयर्स होती हैं,
ठीक है, जैसे कि कोर कैम्बियम हो गया, जैसे नहीं सॉरी फ्लोएम हो गया, उसके बाद कोर कैम्बियम हो गया, इन सबको हम क्या बोल देते हैं, बार्क। इन सबको हम बोल देंगे बार्क बार्क। मतलब कि वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर जितनी भी लेयर्स प्रेजेंट होंगी उन सबको एक्यूमुलेट करके हम क्या बोल देंगे, बार्क बोल देंगे। उसके बाद कुछ ऐसा रीजन होता है जहाँ पर फेलोजन, जो फेलोजन है, फेलोजन क्या होती है, कोर कैम्बियम, जो वो क्या कट हो जाएगी और बहुत सारी पैरेन्काइमेटस सेल्स के अंदर, ठीक है, किसकी बजाय, कॉर्क सेल की बजाय बहुत सारी पैरेन्काइमेटस सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब जो कट ऑफ हो जाएगी वो वहाँ से। और ये पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, ये रप्चर कर देगी किसको, एपिडर्मिस को, जिसकी वजह से एक लेंस शेप स्ट्रक्चर ओपनिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी, जिसको हम बोल देते हैं लेंटिकल्स। ठीक है, जो लेंटिकल्स होते हैं वो एक्सचेंज, जो गैसियस एक्सचेंज के अंदर हेल्प करवाते हैं, किसमें, आउटर एटमोस्फेयर के अंदर, और जो स्टेम के जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके अंदर। यहाँ पर डायग्राम देखना अभी, ये देखिए यहाँ पर जो एपिडर्मिस होते हैं, यहाँ पर जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होती है वो रप्चर कर देंगे किसको, एपिडर्मिस को, जिससे एक लेंस लाइक शेप स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है, यहाँ पे, और इसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज होगा। ये यहाँ पर बार्क दिखा रखे, किसी भी स्टेम जो होता है ट्री की, जो आउटर जो कवरिंग आप देखते हो उसको हम बोलते हैं बार्क। वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर जितनी भी लेयर्स होंगी उन सब को हम क्या बोल देंगे, उनको एक्यूमुलेट करके, ठीक है, उनको एक्यूमुलेट करके हम क्या बोल देंगे, बार्क बोल देंगे। उसके बाद है रूट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ। रूट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ का हमें पता ही है कि रूट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ मतलब कैम्बियम बनेगा, कैम्बियम बनेगा और सेकेंडरी ग्रोथ शो करेगा। सराउंडिंग में क्या बनेगा, फ्लोएम्स बनेंगे, फ्लोएम्स के बंडल बन जाएंगे, उसके ऊपर क्या होगा, पेरिसाइकिल होगा, नीचे क्या बनेगा, प्रोटोजाइलम बनेगा, ठीक है, और उसके बाद उसके अंदर क्या होगा, मेटाजाइलम्स होगा। तो इसी तरह से सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो किसके अंदर होती है, स्टेम के अंदर, रूट के अंदर, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर भी होगी, और मोनोकोटिलीडोन्स के अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो बिल्कुल भी शो नहीं होती। क्यों, क्योंकि उनके पास जो वेस्कुलर कैम्बियम होता है वो प्रेजेंट ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये लास्ट डायग्राम है, इसकी हेल्प से आपको सारी जो समरी है वो कवर अप हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए, आउटर साइड में क्या होगा, एपिडर्मिस, देन कोर्टेक्स, देन क्या होगा, प्राइमरी फ्लोएम, कैम्बियम रिंग्स होंगी, ठीक है, नहीं सॉरी कोर्टेक्स के बाद क्या होगा, एंडोडर्मिस होगा, फिर उसके बाद पेरिसिकल होगा, उसके बाद क्या होगा, प्राइमरी फ्लोएम होगा, फिर कैम्बियम रिंग्स होंगी, उसके बाद प्रोटोजाइलम्स होगा, फिर उसके अंदर क्या होगा, मेटाजाइलम्स होगा, फिर बिल्कुल सेंटर में क्या होगा, आपको पिथ मिलेगी, ठीक है। ये सारे का सारा एक तरह से समरी है। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।